Hey everybody, इस वीडियो के चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनसीईआरटी एडिशन दैट आई विल बी यूजिंग इज़ द 2024 एडिशन लेटेस्ट वाला। तो अगर आपको लगे कि चैप्टर्स के नंबरिंग में ऊपर नीचे है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। सो ये 2024 वाला लेटेस्ट एडिशन है और दिस वुड बी अ वन शॉट लेक्चर, वन शॉट वीडियो। यानी यूजुअली हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं ना चैप्टर्स को। इस वाली वीडियो को मैंने डिसाइड करा कि एक ही बारी में लंबी वीडियो बना देते हैं। तो ये एक ही वीडियो जो आपको देखनी पड़ेगी, इसके और कोई पार्ट्स नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग द स्कोप ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ढेर सारे लोगों के दिमाग में एक बड़ा ही रीजनेबल सा डाउट आएगा कि यार सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें वाई आर वी टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट की बात क्यों कर रहे हैं हम। एनवायरनमेंट तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में अच्छा लगता है ना, वहाँ डिस्कस करो, वो बात तो सही है। बट पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में हम एनवायरनमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। बट चैप्टर तो दिया हुआ है ना आपके एनवायरनमेंट में, तो उसका कुछ तो रीजन होगा। अब उस रीजन को हमें समझना होगा, तो वी विल हैव टू लुक इन टू दीज टॉपिक्स जो यहाँ पे हमारी ये छोटी छोटी हेडिंग्स दी हुई हैं। सो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें ढेर सारे वी हैव इशूज़ ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। ठीक है, हर वक्त जिन पे शोर मचता रहता है, आपने भी सुना होगा, जैसे पॉल्यूशन रिलेटेड कुछ भी बात हो रही है तो बड़ा ही वो रहता है ना कि अर्जेंट इन सब चीज़ों को जल्दी से ठीक करना होगा। तो ऐसे ऐसे कौन से इशूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेबल लैंड नॉट एक्सपैंडिंग। कल्टिवेबल लैंड का मतलब क्या होता है, वो लैंड जिस पे आप क्रॉप्स उगा सको, ठीक है, उसको बोलते हैं कल्टिवेबल लैंड, वो एक्सपैंड ही नहीं हो रहा। एग्रीकल्चरल लैंड लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, एग्रीकल्चरल लैंड की जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, पॉल्यूशन वगैरह की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर रहा है। ग्रास लैंड ओवरग्रेज्ड, ओवरग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग मतलब घास खाना जानवरों द्वारा, ठीक है, जब आपकी कैटल है वो घास को खाती है ना, तो वो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। और जब आप हद से ज़्यादा घास को खा लेते हो दैट इज कॉल्ड ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, जब आप हद से ज़्यादा एक्सेसिव वे में लैंड को स्पॉइल कर देते हो ज़रूरत से ज़्यादा घास खा के आपके एनिमल्स। फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड, भाई फिशरीज का बिजनेस वगैरह होता है, कंज्यूम करते हैं ना, हम लोग भी खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। तो फिशरीज को जब आप हद से ज़्यादा बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हो कि वो पानी में बच नहीं रही, एक्वेटिक लाइफ जो है आपकी उसको ही डैमेज आ रहा है, आपने इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर लिया तो यार पानी में ही नहीं कुछ बच रहा और उनकी जो लाइफ है वो थ्रेटन हो रही है, दैट इज अंडर थ्रेट। तो उसको बोलते हैं ओवर हार्वेस्ट करना। तो ये भी एक इशू है। देन लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। नाउ अ ह्यूज चंक ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स अंडर दीज कंडीशंस, ठीक है, जहाँ पे आपको ये बेसिक फैसिलिटीज, साफ पानी और सैनिटेशन हाइजीन वगैरह की भी आपकी सुविधा है नहीं। हमारे इंडिया में देख लो ना, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है तो लोगों को खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, पानी साफ पानी तो बहुत दूर की बात है और सैनिटेशन तो वैसे ही नहीं है। तो ये हमें पता लगता है कि ये कितना बड़ा इशू है, इतनी ज़्यादा, स्पेशली क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड है ना, तो ये वहाँ आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ये यूएन वगैरह, इसलिए में तो हमने पिछले चैप्टर्स में ही पढ़ा है कि कैसे इसको दूर करने के लिए कितनी सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती रहती हैं। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इशू। देन वी हैव डिफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को जब आप एक्सेसिवली काट देते हो, ठीक है, अपने एक्सप्लॉयटेशन करते हो उनका, तो उनकी मतलब बचती नहीं, हद से ज़्यादा काट देते हो, थोड़ा बहुत काट दिया ठीक है, बट आप एक्सट्रीम केस में जब आप काटे जा रहे हो तो उससे बड़ी नेचुरल डिजास्टर, उसके एक बड़ी बैड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं आपके एनवायरमेंट पे और आपकी लाइफ पे, इवन अदर एनिमल्स की लाइफ पे, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे। तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो किसी भी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यूनिक ऑर्गेनिजम्स या कैसे भी टाइप की जो एक वेराइटी ऑफ लाइफ है ना, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, अलग अलग टाइप के आपके लिविंग बींग्स, उन सब का लॉस हो रहा है, ठीक है, वो सब आपने एक्सटेंड करा दिया अपने अपने एक्टिविटीज से, अपने पॉल्यूशन से, वो सब। तो दैट इज अनदर इशू। देन वी हैव डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड राइज इन पॉल्यूशन। ये तो बेसिक ही है, पानी की जो हमारी बॉडीज है वो खत्म होती जा रही है और जिन जो है उनमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा इशू रहता है, हमेशा इसकी बात करते ही रहते हैं। और एक और हमारा यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, तो ये कोस्टल एरियाज वाला जो है, आप इसको फ्यूचर दूसरी जगहों पे भी मेंशन कर सकते हो। वाई, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। कोस्टल एरियाज सफर एक्सेसिवली ड्यू टू लैंड बेस्ड पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब कोस्टल एरियाज का केस क्या है, इनका ना डबल ट्रबल है, ठीक है। एक तरफ तो इनका है लैंड बेस्ड जो इशूज है, इनके लैंड बेस्ड पॉल्यूशन की वजह से सारा इनको किसको झेलना पड़ता है, इनको झेलना पड़ता है। बाकी का जो लैंड है वो यहाँ पे कोस्टल एरियाज पे डंपिंग वगैरह हो जाती है। फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज उसमें क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है आपकी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है आपका, जो सी लेवल राइज है, राइजिंग हीट की वजह से सी लेवल राइज, ठीक है, सी लेवल राइज, इससे क्या हो रहा है, इससे ढेर सारे एरियाज को डूबने की नौबत आ गई। और उनमें सबसे पहले कौन से एरियाज आएंगे, कोस्टल एरियाज आएंगे, सबसे पहले वही डूबेंगे ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। जब आपकी तो बाढ़ वगैरह, सुनामी, सब कुछ यहीं पे आएगा सबसे पहले। तो इनका डबल ट्रबल है इनके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोस्टल एरियाज। अगर आप कोई दूसरा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस करे तो हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि दीज इशूज आर नॉट जस्ट जोग्राफिकल इन नेचर, ठीक है, सिर्फ जोग्राफिकल नहीं है इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर ऑल्सो ऑफ कंसर्न टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिकॉज दे हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अब यार हमें इन सब की बात कर ली हमें, तो इन सब को हमें अगर और डिटेल में समझना है तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट कि ये सब किसने कॉज करा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है तो ये किसने कॉज करा, हु कॉज्ड इट, ठीक है, ये जानना पड़ेगा हमें। अगर कॉज करा तो इसको रेक्टिफाई कौन करेगा, इसको ठीक कौन करेगा और कैसे करेंगे, ठीक है, ये कौन करेगा, हु विल डू इट,
एंड हाउ विल वी डू इट, ये सारे क्वेश्चन आ गए ना। अच्छा ये सब होगा तो इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व होगा, मनी की बात आ जाती है, ठीक है। तो कौन कौन पे करेगा, कैसे फंडिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, ये सब बात आ गई। तो वो इंस्टेंटली क्या हो गया, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, क्योंकि आपके नेशंस इन्वॉल्व हो गए ना, आपकी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी उसमें, इंटरनेशनल टॉपिक बन गया ना वो। दैट इज नो मोर इन जोग्राफिकल डायमेंशन, वो अब दूसरी जगहों पे भी फैल चुका है। इसलिए ये हमें पढ़ना होगा इस हमारे पॉलिटिकल साइंस में, वी विल हैव टू स्टडी इट नाउ। अब ये हमने बात कर ली, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट टॉपिक पे। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एक्वायर्ड एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल कैरेक्टर 1960s ऑनवर्ड्स। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, एक बेसिक हिस्टोरिकल टेम्पलेट कि 1960s वाला जो जमाना था वहाँ से स्टार्ट होने लगा। एक्चुअल में आपके बुक में ये दिया तो नहीं हुआ, एक्चुअल में बुक में तो यहाँ से स्टार्ट है, क्लब ऑफ रोम से। बट एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक अमेरिकन वुमेन थी, उनके उससे काफ़ी ये स्टार्ट हुआ, वो भी मेंशन होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो ना वो अपने घर में रहती थी, ठीक है, और उनकी थी किचन, ठीक है, किचन या ऐसा कोई एरिया था जिसमें एक थी, क्या थी, विंडो थी, और विंडो के बाहर उनको क्या दिखते थे, उनको दिखते थे पहाड़, हिल्स दिखते थे उनको, ठीक है। और वो हमेशा अपना गाना वाना गाती रहती थी, और वो ऐसे उसको देखती थी, पहाड़ों को, जो आपके पहाड़ थे उनको देखती थी, वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको बड़ा ही उसको अच्छा लगता था वहाँ अपने घर में खड़े खड़े, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विद टाइम उसने देखा कि ये जो पहाड़ है ना, ये दिखना ही बंद हो गए। पहले इसको ओरिजिनली बहुत ज़्यादा दिखते थे, और फिर बाद में ये धीरे धीरे हटने लग गए। दिखने कैसे लग गए, वाई, बिकॉज ऑफ स्मोक, बिकॉज ऑफ धुआं, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो उन्होंने ये नोटिस करा, और फिर इन लेडी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी। ये सब मेंशन नहीं है आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी में, सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट। ये मैंने बस एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अच्छा लगा ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये इनके वहाँ से स्टार्ट हुआ, और उस बुक ने क्या है, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्लोबल ऑडियंस की ग्रैब कर ली, जिससे हमारा ये जो एनवायरमेंटल वाला टॉपिक है ये किक स्टार्ट होता है। सो वी फर्स्ट हैव योर क्लब ऑफ रोम्स बुक लिमिट्स टू ग्रोथ। अब क्लब ऑफ रोम वॉज अ थिंक टैंक, ठीक है, इसका नाम याद रखना है, और इसकी बुक का नाम याद रखना है, लिमिट्स टू ग्रोथ। ये 1972 में आई थी, ये हमें याद रखना है। फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएन की, और इट वाज एस्टैब्लिश इन 1972, और ये हर चीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ भी इंटरनेशनली, अगर आपको कोई भी इशू पे बात करनी है। देन वी हैड ब्रंटलैंड रिपोर्ट आ कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये 1987 में आए थे। आपको इन सबके एक फैक्ट के एग्जांपल्स के लिए नाम याद होने चाहिए, ताकि आपको एक ट्रेजेक्टरी पता लगे कि कैसे यहाँ पे हमारा एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री कैसे पास हो रही है। देन वी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट कॉल्ड द अर्थ समिट इन 1992 इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में है ये सिटी। तो यहाँ पे हमारा ये अर्थ समिट बोलते हैं जिसको, 1992 में ये होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय अदर नेम्स। तो आपको अगर ये नाम सुने ना कि एक सेकेंड, इन जून 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको ये भी बोलते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, ये भूलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ समिट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियो समिट, ठीक है। इसके तीन नाम है, बहुत ज़्यादा आएंगे, हर जगह आएंगे, ये हमेशा बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था ये, तो ये हमेशा आएगा, इसलिए हमेशा इसको याद रखना है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे वी हैड अ लॉट ऑफ कंक्लूजन्स, वी रीच्ड अ लॉट ऑफ कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें सबसे पहले क्या आया, द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ इस सबका, स्पेशली अर्थ समिट का रिजल्ट क्या हुआ, या फिर आप सारा ही कह सकते हो, इन सबका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट was an understanding of the different meanings of environmental agenda for the global north versus the global south was reached, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हुआ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब आपकी वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल नॉर्थ, और ग्लोबल साउथ मतलब आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज जिनको बोलते हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, वो सब जो न्यू फ्री हुई थी, या फिर जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज थी बट स्टिल ठीक ठाक थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बेटर थी, बट उन पूरी तरह डेवलप नहीं थी, तो वो भी हमारे ग्लोबल साउथ में आ सकती हैं, जैसे चाइना टाइप हो गया, ठीक है। और ग्लोबल नॉर्थ मतलब वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की हमें यहाँ पे एक चीज़ पता लगती है कि दे हैड अ वेरी डिफरेंट मीनिंग ऑफ व्हाट एनवायरमेंटल एजेंडा मेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ। सो फॉर ग्लोबल नॉर्थ द एनवायरमेंटल एजेंडा मेंट ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना एंड ओजोन डिप्लेशन को रोकना। अब ये इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, वाई, बिकॉज उस टाइम पे सबसे अर्जेंट टॉपिक्स यही थे, यही दोनों, कि इनको रोकना है हमें। खुद की तो इन्होंने डेवलपमेंट कर ली, खुद सारा इन्होंने क्लाइमेट चेंज कॉज कर दिया। अब जब प्रॉब्लम आ गई है तो इनके लिए बड़ा ही कन्वीनियंटली इन्होंने पोजीशन ले ली कि वी हमें तो यार सबको यूनाइट होकर ये सब रोकना होगा। बट ग्लोबल साउथ के लिए एनवायरमेंटल एजेंडा क्या था, इट वॉज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कि इकोलॉजी भी मैनेज करनी होगी, एंड आपको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी होगी, क्योंकि यार आप तो डेवलप हो ही नहीं ना। ग्लोबल नॉर्थ तो हो गया, खुद सारा पॉल्यूशन कॉज करके अब वो आराम से बैठ गया, और अब कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज रोको। आपका क्या, आपको तो अपना करना है, तो आपको अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, और फिर आपको पॉल्यूशन का जो कंसर्न आ चुका है अब आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये दोनों इशूज़ थे। यहाँ पे हमको डिफरेंस मिल जाता है दोनों का। ये आपके रियो समिट में ये हमारा जो कार्टून है एक बड़े अच्छे से डिपिक्ट करता है, आपके बुक में दिया हुआ है कार्टून। सो इसमें आप देख सकते हो कि ये मोटू सा आदमी, कैपिटलिस्ट टाइप जो आदमी दिख रहा है, ये इसमें क्वेश्चन क्या है,
रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट। इसने भी हाथ रेस करा हुआ, उसने भी हाथ रेस करा हुआ, बस बट इसने फिंगर्स अपनी क्या करी हुई है, क्रॉस करी हुई है, यानी ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लाई, ठीक है, इट्स लाइंग, ही इज लाइंग। और ये जो छोटा आदमी है हमारा, ये बेचारा बस सीधा सीधा ऑनेस्टली अपना हाथ रेस कर रहा है। इससे क्या पता लगता है कि ये वाला जो है इट्स साउथ, ग्लोबल साउथ, एंड दिस वन इज ग्लोबल नॉर्थ। नॉर्थ जो है वही अगेन जो भी मैंने बात करी कि खुद की इन्होंने सारा पॉल्यूशन कर दिया, सारा कॉलोनाइजेशन से डिस्ट्रक्शन कर दिया थर्ड वर्ल्ड का। और अब जब इसके रेपरकशंस आ चुके हैं, हमारी गर्मी बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पीक पे और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ये कन्वीनियंटली सबको डिक्टेट करने पे ले आ गया कि चलो चलो सारे एक साथ होकर क्लाइमेट चेंज को हेल्प करते हैं और हम तो सेव प्लैनेट को सेव करना चाहते हैं। भाई तुमने इतने सालों तक खराब कर दिया, अब कह रहे हो कि सेव करना चाहते हैं। और इनका बेचारे का जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, इनको तुम एक तरह से रोक रहे हो कि इसमें फंसा के कि हम तो यूनाइट होकर प्लैनेट को सेव करेंगे। एक तरह का गिल्ट आ गया ना कि अब आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे या फिर आप अपनी इकोलॉजी को मेंटेन करोगे, क्या किसके फेवर में जाओगे। तो ये कार्टून अच्छे से डिपिक्ट करता है। देन वी हैव मोर कॉन्सेप्ट्स दैट वर क्रिएटेड इन द रियो समिट। तो ये बड़े बजवर्ड्स आएंगे, हमेशा आपको सुनने को मिलेंगे, तो ये बड़े याद रखना अगर आप फ्यूचर में भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21, अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस प्रोड्यूस्ड एट द रियो समिट टू डील विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन हमें इसकी याद होनी चाहिए। एजेंडा 21 रियो समिट पे ही हुआ था, ये सब जो इशूज़ है हमारे उसको टैकल करने के लिए लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमने प्रैक्टिस जो अग्री अपॉन करी थी वो। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमेशा आएगा और इसकी तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अभी हमने यहाँ पे बात करी, ग्लोबल साउथ का कंसर्न है ये प्राइमरीली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आपको अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है बट इन एन इकोलॉजिकली एफिशिएंट मैनर, ठीक है। इकोलॉजिकली वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप कम से कम नुकसान करो, क्योंकि अब तो प्रॉब्लम हो चुकी है ना, बिल्कुल ही सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है, तो आप कुछ तो करो, आपको अपनी एनवायरमेंट को बचाना है। द प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ जाती है हमारी, अब ये सारी हमने बातें कर ली कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें डिफरेंसेस भी पता लग गया किसके क्या प्रायोरिटीज़ है, और सबने अच्छी बात कर ली कि वी मस्ट सेव द प्लैनेट, ठीक है, फ्रॉम हीट, फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो भी इससे रिलेटेड है, ये तो आ गया। बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू अचीव दैट, इसको अचीव कैसे करें, ठीक है, वहाँ पे हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का मैंने ऐसी डिफरेंस पेस्ट कर दिया, वैसे तो बुक में इसका कोई दिया नहीं हुआ, और एनीवे इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं इस टॉपिक में, तो मैटर करता नहीं है, बट दोनों अलग चीज़ होती है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप ये बॉक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो नाउ लेट्स मूव टू, अच्छा हाँ, ये जो हमने प्रॉब्लम की बात करी ना, इसी से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं अब। तो द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, ये यहाँ से हमारा प्रॉब्लम वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। सो द प्रोडक्शन ऑफ global commons. Now what does commons mean? Commons मतलब those resources which are not owned by anyone but rather shared by a community. अब जैसे हमने एग्जांपल इसका रियल लाइफ में देखें, पार्क होता है आपके नेबरहुड में, उसको सब लोग एक्सेस करते हैं ना, आपके मोहल्ले वगैरह के सब लोग वहाँ पे घूमते रहते हैं, अंकल आंटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो क्या होगा, आपकी कम्युनिटी कॉमन होगी ना, कॉमन प्रॉपर्टी होगी, कॉमन आपकी एक कम्युनिटी ओनरशिप होगी उस पर। या फिर इसमें ही नेक्स्ट एग्जांपल आपका, इसके दूसरे भी आ जाएंगे, एक सेकेंड, कम्युनिटी सेंटर आ जाएगा इसमें। फॉर एग्जांपल वहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, शादी वगैरह हो रही है, कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी कम्युनिटी आ रही है ना, इट इज़ कॉमनली ओन्ड। तो ये तो थोड़ा हो गया ऑन अ लोकल लेवल। अब सिमिलरली अगर हम ऑन अ ग्लोबल लेवल, जब ये कम्युनिटी ग्लोबल होती है ना, अगर ग्लोबल कम्युनिटी किस चीज़ को ओन कर रही है कलेक्टिवली, दैट वुड बी नोन एज ग्लोबल कॉमन्स, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कहो तो दैट इट वुड बी नोन एज कॉमन्स, ठीक है, जैसे पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तो वो सब क्या होंगे, कॉमन्स। बट अगर ग्लोबल कम्युनिटी किसी प्रॉपर्टी या रिसोर्स या रीजन को ओन कर रही है, कलेक्टिवली मैनेज कर रही है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, अभी हमने बात करी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सारे को साथ में आना होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेस कम्युनिस ह्यूमैनिटाटिस और ग्लोबल कॉमन्स, सिंपली इसका दूसरा वर्ड है रेस कम्युनिस्ट ह्यूमैनिटाटिस। और एग्जांपल्स इसमें रियल लाइफ हमारे ग्लोबल कॉमन्स के एग्जांपल्स कौन से होंगे, ये दे सकते हो, अर्थ एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका, द ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, एंटार्क्टिका के और एक बॉक्स दिया हुआ है, पेज नंबर 85 था ना शायद, 85 है, हाँ 85 पे, पेज नंबर 85 पे एक बॉक्स दिया हुआ है, तो उस बॉक्स को पढ़ लेना। उस बॉक्स की थोड़ी सी समरी मैं दे देता हूँ, उसकी थोड़ी सी पहले स्टार्टिंग में डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। फिर एंटार्क्टिका प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया ना कि एंटार्क्टिका की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में उसका इंपॉर्टेंस है। एंटार्क्टिका इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट deep ice cores provide an important source of information about GHG ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन। ये सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा, जो आपकी GHG इमिशंस है ना, यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, इस पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो किससे आती है, एंटार्क्टिका से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारी। फॉर एग्जांपल जो पहले होता ना टॉपिक, अब तो ओजोन डिप्लीशन ठीक कर दी हमने काफ़ी हद तक, बट पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अर्जेंट हो गया था और बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो गई थी। वहाँ पर भी हमको एंटार्क्टिका के ही ऊपर पता लगा था कि ओजोन वॉज डिप्लीटिंग, हमारी जो ओजोन लेयर है एयर की गैस, वो ओजोन गैस वो आपकी डिप्लीट हो रही थी, वहीं पर एंटार्क्टिका के थ्रू हमें पता लगा था। फिर थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अगेन ये टेम्परेचर्स जो आपको अगर इन ऑफ हिस्ट्री के अगर आपको पता करना है, तो एंटार्क्टिका बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पे क्या करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो भी अगर आपको पता करना है ना कि टेम्परेचर्स कैसे थे अर्थ के, तो वहाँ पे आपको एंटार्क्टिका उसमें हेल्प करता है। और रिच बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, रिच बायोडाइवर्सिटी स्पेशली रिच मरीन डाइवर्सिटी, आई मीन रिच मरीन लाइफ,
ठीक है। मरीन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटार्क्टिका, एंड वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टॉपिक बड़ा ये मेंशन हमेशा होगा, हर जगह होगा। वाई? बिकॉज इट इज़ अंडर थ्रेट। अब ये जो है इंडेंजर हो रही है यहाँ पे जो मरीन लाइफ है, तो वो प्रॉब्लम है हमारी, तो प्रॉब्लम में भी है और ये इसका फीचर भी कह सकते हैं आप। अब इसमें क्लेम आ जाता है कि एंटार्क्टिका की जो ओनरशिप है ना, उसको उस पर दो हमारे इश्यूज आ जाते हैं, दो अलग अलग इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। एक तो नंबर 1 वाला, इसमें हमारी ये टाइप की कंट्रीज आएंगी जो हर जगह आपको मिल जाएंगी, कहीं भी पहुंच जाती है। अगर कुछ भी ओन करना होता है ना, ये सबसे पहले आ जाता है। यूके, फ्रांस, अर्जेंटीना तो चलो नहीं आएगा, बट ये यूके, फ्रांस, ये जो ऐसे टाइप के होते हैं ना, इनको कॉलोनाइजेशन वाली आदत हटती नहीं है। और फिर दूसरी कंट्रीज कौन सी, अर्जेंटीना, नॉर्वे, तो ये सारी कंट्रीज क्या कहती हैं, चीले आ जाएगा, चीले, हाँ, ये सब क्लेम करते हैं कि एंटार्क्टिका पे हमारा हक होना चाहिए, ठीक है, ये कहते हैं। फिर दूसरा हमारा व्यू क्या कहता है कि इट इज़ अ ग्लोबल कॉमन्स, कि सबका हक है, एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबको साथ में एंटार्क्टिका को, किसी को भी सोलली ओन करने का कंपटीशन नहीं करना चाहिए, सबको उसको साथ में उसको प्रिजर्व करना चाहिए एंटार्क्टिका को, एंड सेव द प्लानट, ठीक है। तो ये अच्छा व्यू और इसी को ज़्यादातर एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है, ये यही मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है। और डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेज इट हैजन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम क्रिएटिंग प्रोटेक्शन रूल्स फॉर एंटार्क्टिका। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि चाहे जो भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो, बट ये जो हमारे प्रोटेक्शन रूल्स हैं, हमने एंटार्क्टिका को सेव करने में काफ़ी हद तक उसको अग्रीमेंट रहा है हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। देन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेशन ओवर ग्लोबल कॉमन्स। अब ग्लोबल कॉमन्स एक तो एंटार्क्टिका एग्जांपल हो गया, बट और भी होते हैं ना, तो उनके एग्जांपल्स कौन से होंगे अगर पूछ लिया तो एंटार्क्टिका ट्रीटी तो हो ही गया हमारा, ये मेंशन कर सकता आप 1959 एंटार्क्टिका ट्रीटी। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब ये इंपॉर्टेंट है इन जनरल, अगर वैसे भी कोई दूसरा एग्जाम आपको कॉम्पिटेटिव के लिए प्रैक्टिस करनी है या कुछ भी और, तो ये हमेशा आएगा, स्पेशली क्लाइमेट चेंज वाला कभी भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपकी बुक में तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, सिर्फ मेंशन करा, तो वी विल स्टॉप एट दैट, सिर्फ एग्जांपल को ही हम पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। बट अगर पढ़ना है तो आप इस पर जाकर खुद से पढ़ सकते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। देन वी हैव द एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991, ठीक है। यहाँ पे भी एंटार्क्टिका की दी हुई है, बट यहाँ पे आपकी बुक में और मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हमारी स्पेस ट्रीटी भी मेंशन कर सकते हैं हम, तो ये भी हुई है स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी, ठीक है, सर्च कर लेना, वो मिल जाएगा आपको। उसमें रशिया यूएस का कि बेसिकली वी विल नॉट मिलिटराइज स्पेस, ठीक है, स्पेस में हम वापस वहाँ पे गन कल्चर अपना स्टार्ट नहीं करेंगे, और वी विल ट्राई टू प्रिजर्व स्पेस, भाई उसको आउटर स्पेस में वी विल ट्राई टू मेंटेन पीस, वो सब अच्छी अच्छी बात है। तो वो एक अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन्स है। अच्छा, अब इसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स में। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है कि ये सारी बात तो होगी, बट इसमें एक इशू आ जाता है साइंटिफिक एविडेंस का, ठीक है, कि आप जो प्रिडिक्शन करो, फॉर एग्जांपल एंटार्क्टिका के बारे में या ओजोन डिप्लीशन के बारे में, इन सब के बारे में जो आपकी प्रिडिक्शन होनी चाहिए ना, दे शुड बी एक्यूरेट। कई बार क्या होता है वो एक्यूरेट होता नहीं डाटा, तो उसको फिर लोग सीरियस नहीं लेते, तो आपका क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है ना, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम, मतलब फिर लोग कहते हैं यार तुम तो ऐसी हवा इमरजेंसी से डिक्लेयर करो, ऐसे एज सच हवा बना रखा है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जबकि इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। तो साइंटिफिक एविडेंस का इशू आ जाता है हमेशा कि वो वेग साइंटिफिक डाटा या टाइम फ्रेम जो है ना गलत ना हो, तो उसको हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए इन दैट सेंस। अच्छा, ओजोन होल वाला जो डिप्लीशन था वो मिड 80s का जो है हमारा, वो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा कि वहाँ पे टाइम फ्रेम का प्रेडिक्शन वगैरह। रिवील द अपॉर्चुनिटी एज वेल एज डेंजर्स इनहेरेंट इन टैकलिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अभी जो ओजोन वाला जो टॉपिक था ना हमारा, वहाँ पे हमें बहुत चीज़ें कि कैसे हम इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ आके, और कैसे इसके डेंजर्स भी हैं, तो वहाँ पे हमें दोनों एक तरह का डबल एज स्वॉर्ड हो गया ओजोन वाला जो टॉपिक है। फिर नेक्स्ट क्या, सिमिलरली द हिस्ट्री ऑफ आउटर स्पेस एज ग्लोबल कॉमन शोज दैट मैनेजमेंट ऑफ दीज एरियाज इज थॉरली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज। अब वही है ना यार, तुमने तो बात कर दी, तुमने कह दिया कि हमारा तो ग्लोबल कॉमन्स है और सब कुछ है, हमारा आउटर स्पेस सबके लिए है, बट यार आउटर स्पेस सबके लिए कह दिया आपने, बट वहाँ जाके हम डोमिनेंस किसका देख रहे हैं, नॉर्थ का देख रहे हैं ना, ग्लोबल नॉर्थ का डोमिनेंस देख रहे हैं। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो सब कुछ ऑलरेडी अचीव करा हुआ है। तो इवन तो आप कह दोगे ना कि सबका होना चाहिए, बट यार जीत तो वही जाएगा ना, नॉर्थ की डोमिनेंस होगी। बेचारा साउथ क्या करेगा, साउथ तो अभी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं करा रहा, टेक्नोलॉजी इसको ये अगर नॉर्थ से मांगता है वो उसको देते नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की बात करते हैं वो उसको करने देते हैं, कहते हैं कि पॉल्यूशन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये करे क्या है ना, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और जो इसकी बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज़ है ना, वो स्पेस में हमें एग्जैजरेटेड दिखता है, और इसके फ्यूचर रेपरकशंस भी हैं इन फ्यूचर, ये जो डिफरेंसेज है ना ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट भी हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस टॉपिक में वी गो इनटू मोर डिटेल ऑफ व्हाट द ग्लोबल नॉर्थ व्यूज एज एनवायरमेंटल एजेंडा वर्सेस व्हाट द ग्लोबल साउथ व्यूज एज एनवायरमेंटल एजेंडा। दोनों के क्या व्यूज हैं इस टॉपिक पे। तो ग्लोबल नॉर्थ के हिसाब से इट वांट्स टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इश्यूज एज दे स्टैंड नाउ विद इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम एवरीबडी। अभी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आर की टर्म हियर। इसका क्या मतलब हुआ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कह रहा है ग्लोबल नॉर्थ की अब जैसी सिचुएशन है ना, जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है हमारी, उसके हिसाब से सारे के सारे यूनाइट हो जाओ और पुरानी बातें भूल जाओ बेसिकली, कि किसने कंट्रीब्यूशन करा
ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने की आपके वो किसने बढ़ाई, वो सब भूल जाओ, मैटर नहीं करता, हम सब नाउ वी आर इन दिस टुगेदर। तो ये बड़ी ही कन्वीनियंट सी पोजीशन कर ली ना इसने कि सारा पोल्यूशन इसने खुद कॉज करा है, सारा चेंज इन क्लाइमेट वो सब इसने खुद कॉज करा है। बट अब ये आके सबको कह रहा है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सारे एक है इसमें। भाई तुमने ही तो करा ना, तुम क्यों सबको ये बोल रहे हो कि हम सारे एक है? हम सारे एक नहीं है इसमें, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करा, बट इट सेज दैट कि वी स्टैंड इन दिस टुगेदर, ठीक है। और जो अभी की सिचुएशन है ये उसको ही एक्नॉलेज करना चाह रहा है, जो ये पास्ट में क्या हुआ उसको ये एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसको करा तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे आ जाएगी ना, सब पे कहाँ बात आएगी। तो ये ऐसी ऐसी बात करता है। ग्लोबल साउथ ऑन द अदर हैंड इट वांट्स द नॉर्थ टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस मच ऑफ द एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन हैज बीन इट्स डूइंग। अब इसकी बात सही है ग्लोबल साउथ की, ये लोग कह रहे हैं कि यार हम लोग थे कॉलोनाइज्ड, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हुआ नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबल साउथ का ज़्यादातर का नहीं हुआ था, सारा कुछ तुमने कॉज करा, तो हम किस बेसिस पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शेयर करने आ जाए? आपका बनता ही नहीं हमारा। तो एक तो आपने हमें इतना ज़्यादा क्या कर लिया, लूट लिया इतने टाइम तक, वो कर लिया। उसके बाद ना हमारा ये कॉज, हमने क्लाइमेट चेंज कॉज करा, ऊपर से जो इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, जो इसका रिजल्ट है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्लाइमेट चेंज के, वो भी सबसे ज़्यादा किसको झेलने पड़ेंगे? ग्लोबल साउथ को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही आएगा ना, सुनामी कहाँ आएगी? ग्लोबल साउथ में आएगी सबसे ज़्यादा। ये गर्मी कहाँ बढ़ेगी? यहीं पर बढ़ रही है। तो इम्पैक्ट भी हम झेले, कॉन्सिक्वेंसेज भी हम झेले। तुम यहाँ पर आराम से अपने टेक्नोलॉजी तुमने शेयर नहीं करनी होती, बस आके कह रहे हो कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ग्लोबल साउथ कहते हैं कि यू शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कह रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ को कि तुम लोग को, डेवलप कंट्रीज को कह रहा है कि तुम लोग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमने तो एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन कराई नहीं, हमारी तो खुद की डेवलपमेंट ही नहीं हो रही अभी तक। सो देन वी हैव द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स। इससे निकल के हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स निकल के आता है कि द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्ट्रिक्शंस विच अप्लाई टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? द स्पेशल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग किस फेज में, अब ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज में, इन्होंने तो कॉज करा ही ना क्लाइमेट चेंज, इनका पार्टिसिपेशन था ही नहीं उसमें। और रिस्ट्रिक्शन इन पे किस बात करेगी? क्योंकि अगर इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी तो ये अपनी डेवलपमेंट कर, इकोनॉमिक ग्रोथ ये कर ही नहीं पाएंगे अपनी, ठीक है। तो जो आप रिस्ट्रिक्शंस यू एज अ नॉर्दर्न, आप अपनी एज अ डेवलप्ड कंट्री अपने ऊपर लगा रहे हो ना, या जो भी जिन भी कमिटमेंट्स पे अग्री कर रहे हो, वो सेम ट्रीटमेंट आप ग्लोबल साउथ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ग्लोबल साउथ का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है, उसकी सिचुएशन बहुत अलग है, ग्लोबल नॉर्थ से बहुत अलग है। तो आप सेम रिस्ट्रिक्शन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और ग्लोबल साउथ की बड़ी एक स्पेशल नीड है कि उनको अपना डेवलपमेंट करनी है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो उसको एक्नॉलेज करो। और ये हमारा जो 1992 वाला रियो समिट हुआ था, जिसको हम UNFCCC भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये जो 1992 में हुआ था, इसमें हमारी जो स्पेशल नीड्स का जो प्रिंसिपल था, आर्ग्यूमेंट था, इसको क्या करा गया था? एक्नॉलेज करा गया था, माना गया था कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है, ये एक्नॉलेज हुआ था। और यहीं से हमारा ये बड़ी फेमस फ्रेज निकल के आता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यही हमारा टॉपिक का नाम भी है। सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? अब जैसे हमने बात करी ना कि सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते आप ग्लोबल साउथ पे, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि ग्लोबल साउथ कुछ भी करेगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, इट वुड बी डिफरेंशिएटेड। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और होंगी, इट वुड बी बी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, बट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस सबको हैंडल करना, ये एक्नॉलेज्ड है हमारी बात इस पे, ये 1992 वाले रियो समिट पे। बट वो अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सो ग्लोबल साउथ जैसे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट करेगा, और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन उसको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उसके बिना कैसे होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ऑन दी अदर हैंड ग्लोबल नॉर्थ जो है उसके अलग एक्सपेक्टेशन है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बड़ी अलग है, उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल इसका मतलब ये है। सो चाइना, इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये था कि एक क्योटो प्रोटोकॉल करके एक चीज़ हुई थी। क्योटो एक कहाँ पे जगह है? जापान में, ठीक है, यहाँ पे ये इवेंट हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे 97 में यहाँ पे हमारा इन एग्जिस्टेंस आया था। सो इसका मतलब क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है क्योटो प्रोटोकॉल की। तो ये याद होनी चाहिए। अच्छा, वो जो एक दूसरा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो किससे रिलेटेड है? वो 1980s में आया था, और वो किससे रिलेटेड है? वो ओजोन डिप्लीशन से था। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कट डाउन, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा वो किससे रिलेटेड था? ओजोन से था, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर से रिलेटेड था। क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया, चाइना और अदर ऐसी सिमिलर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको क्या मिल गया? एग्जेम्पशन मिल गया, तुम इसके अंदर नहीं आते, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, वो सब, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। नेक्स्ट क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज।
नाउ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज दे रिप्रेजेंट कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, ठीक है, नाम में ही है कॉमन प्रॉपर्टी किसके लिए, ग्रुप के लिए. द अंडरलाइंग नॉर्म हियर इज दैट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव बोथ राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, लेवल्स ऑफ यूज एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन रिसोर्स. अब इसका अगर आपने किसी गिवन रिसोर्स को कॉमन प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है तो इट इज़ योर राइट एज वेल एज ड्यूटी टू रिस्पेक्ट इट्स नेचर, उसका लेवल्स ऑफ यूज़ को देखो आप और उसको मेंटेन रखो, ठीक है. तो ये इसका मीनिंग है. अब ये हमारे इस कॉन्सेप्ट को हमारे चैप्टर में दिया किस लिए हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि इंडिया में हिस्टोरिकली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हमेशा से. बट इन करंट टाइम्स जैसे आपने देखा ना विलेज पंचायत वगैरह वो जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो सब कॉमन किसी रिसोर्स को एक साथ कलेक्टिवली यूज़ करती हैं. बट अब क्या है करंट टाइम्स में, इन मॉडर्न टाइम्स, a combination of factors including privatization, agricultural intensification, ठीक है, agricultural intensification, population growth, population बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, एंड इकोसिस्टम डेग्रेडेशन हैव कॉज्ड कॉमन प्रॉपर्टी टू dwindle इन साइज. जो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना, अब ये इसकी इतनी वैल्यू रही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब रीजंस की वजह से, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, ये जो चीज़ है अब ये इतना ईजिली हो नहीं पाता. और जो इसका ड्विंडल होना मतलब कम होना, साइज में कम हो गया ये, क्वालिटी में कम हो गया ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट. एंड अवेलेबिलिटी टू द पुअर इन मच ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स. अब ना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सेक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, स्पेशली अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फ्यूचर में, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, ये कहीं ना कहीं रैंडमली ऐसे पॉपअप होएगा टॉपिक. तो सेक्रेड ग्रुप्स को एक बॉक्स में दिया हुआ है आपकी बुक में, तो उसको आप खुद से जाके पढ़ लेना. मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ उसको, क्या सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं. सो सेक्रेड ग्रुप्स एम्बॉडी अ रिच सेट ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है. प्रोटेक्टिंग नेचर फॉर रिलीजियस रीजंस इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ठीक है. रिलीजियस रीजंस की वजह से किसी भी नेचुरल चीज़ को प्रोटेक्ट करना ढेर सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का एक हमेशा से प्रैक्टिस रही है. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में वो होता है ना, पीपल का पेड़ होता है, पीपल ट्री होता है वो, तो उसको बड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं कि काटने से भी मना कर देते हैं उसको. सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया पार्सल्स, अब ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, पार्सल्स ऑफ अनकट फॉरेस्ट वेजिटेशन इन द नेम ऑफ सर्टन डेटीज और नेचुरल और एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, ठीक है. इसका कुछ ना कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस होगा कि डेटी मतलब कोई भगवान वगैरह आपने उससे जोड़ रखा होगा, या नेचुरल या एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा मिथ होगा उसके बारे में जिसकी वजह से इट इज़ सेक्रेड इन नेचर. सेक्रेड का मतलब क्या हुआ कि उसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, या फिर उसको बेसिकली पूजते हैं लोग, ठीक है, उसकी वर्शिप करते हैं, कोई ना कोई ऐसा सिग्निफिकेंस होगा. स्पिरिचुअल भी हो सकता है बट इट्स मोर रिलीजियस एंड वर्शिप इन नेचर. As a model of community-based resource management, groups have lately gained attention in conservation literature. अब क्या होता था, ये sacred groups ना पहले बड़ा यहाँ पे इंडिया में हमेशा से एक स्पेशली चलती आई प्रैक्टिस. तो अब क्या है, अब जो हमारा ट्रेंड हुआ पड़ा ना कि एनवायरमेंट बचाओ, उस सब में इस टॉपिक ने वापस अपनी अटेंशन ग्रैब कर ली है. Sacred groups can be seen as a system that informally forces traditional communities to harvest natural resources in an ecological sustained fashion. अब इसका ये हम क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पे, हम रिलीजन को किससे कन्वाइन कर रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंटल एजेंडा से अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है. ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को इससे कंबाइन कर रहे हैं दोनों को. हमारा क्या है कि हमें इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन करनी है, और फिर हमारा ये भी है कि हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस रही हैं जहाँ पे हम नेचुरल चीज़ों को ऐसे बचा के रखते हैं इन अ कम्युनिटी सेंट्रिक वे, ठीक है. तो उसको हम यहाँ पे फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा बॉक्स दिया. इसको पूरा पढ़ लेना. सेक्रेड ग्रुप्स एम्बॉडी अ रिच सेट ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड दे शेयर कैरेक्टर्स. अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये है इसका सिग्निफिकेंस. तो इसमें ढेर सारे पॉइंटर्स बन सकते हैं अलग से, अगर मतलब बनाने हो तो इसको अलग अलग आप अलग अलग पॉइंटर्स बना सकते हो. पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिखो. Their size ranges from, ये इसके characteristic clumps of few trees to कैसे भी हो सकते हैं. Traditionally they have been valued for their embodied spiritual and cultural. अब इसका cultural practice बहुत है, ठीक है. Hindus commonly worship natural objects, ठीक है. Hindus आपकी dominant community है इंडिया में, तो वो second point हो जाएगा हमारा. worship करते हैं natural objects including trees and groves. जैसे अभी हमने groves का ये पीपल के पेड़ का भी example दिया. Many temples have originated from sacred groves. अब वही है, ये ढेर सारे temple का भी significance यहाँ पे आ जाता है कि sacred grove का वो जो क्या बोलते हैं expansion हो जाता है ना जब, तो वो eventually temples में भी turn हो जाता है जब वो एक्सपैंड हो जाता है. अगर उसका सिग्निफिकेंस इतना बढ़ गया कि यार सब लोग उसको इतना रिलीजियसली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो ये भी हो जाता है. डीप रिलीजियस रेवरेंस. रेवरेंस का मतलब क्या होता है, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है. रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट. सो डीप रिलीजियस रिस्पेक्ट फॉर नेचर रादर दैन रिसोर्स स्कैर्सिटी सीम्स टू बी द बेसिस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट, ठीक है, उसको एक रिलीजियस रिस्पेक्ट का एक हमारा जो एलिमेंट है वो दिखता है हमें एट द बेस ऑफ वाई इट्स बीइंग प्रिजर्व, ठीक है. उसको प्रिजर्व क्यों करा जा रहा है, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट करी जा रही है रादर दैन रिसोर्स स्कैर्सिटी. रिसोर्स स्कैर्सिटी मतलब कि रिसोर्स ना होना, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बेसिस नहीं है कि इनको प्रिजर्व करा जाएगा, हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो इसको बचा कर रखो, ऐसा नहीं है. रिसोर्स तो है, उसके बावजूद हम अगर उसको डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं. हाउएवर एक्सपेंशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, अब ये उसका नेगेटिव है, ठीक है, कि कैसे उसका सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो रहा है सेक्रेड ग्रोव्स का. इन मेनी प्लेसेस द इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी ऑफ दिस ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इज फेडिंग. अब ये हमारा करंट सिनेरियो है कि अभी क्या सिचुएशन है न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी की वजह से. और रियल प्रॉब्लम इन मैनेजिंग सेक्रेड ग्रोव्स अराइज व्हेन लीगल ओनरशिप. अब ये प्रॉब्लम आ जाती है जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कैसे यहाँ पे उसकी जो ड्विंडलिंग हो जाती है सेक्रेड ग्रुप्स की, वो हमें देखने को मिलती है. इस पूरे बॉक्स को पढ़ लेना.
और ये यहाँ पे हमारा चैप्टर भी नहीं चैप्टर नहीं, टॉपिक खत्म होता है। और नेक्स्ट क्या है, इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशूज़। अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ के बारे में पर्सपेक्टिव समझ लिया उसका अभी, और ग्लोबल साउथ का हमने पर्सपेक्टिव देख लिया दोनों का क्या होता है। बट नाउ वी विल फोकस ऑन इंडियाज़ पर्टिकुलर स्टैंड, इंडिया पर्टिकुलरली कैसा बिहेव करता है इन्वायरमेंट इशू को लेकर इंटरनेशनली। इंडिया साइंड एंड रैटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। साइन भी कर लिया और रैटिफाई भी कर लिया। रैटिफाई का मतलब क्या होता है, व्हेन यू गिव लीगल अप्रूवल टू जो चीज़ आपने साइन करी है, ठीक है, लीगल अप्रूवल दे देते हो एज अ कंट्री। तो अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल साइन करा है, उसको आपने साइन करना इज वन थिंग, बट जब आपने लीगल अप्रूवल रैटिफाई कर लिया ना उसको अपने पार्लियामेंट में जाके, तो आप क्या हो जाते हो एज ए कंट्री, उससे आप बाउंड हो जाते हो कि अब तो हमें फॉलो करना ही है। रैटिफिकेशन इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर आप क्योटो, जैसे ढेर सारी कंट्रीज ने सिर्फ साइन ही करा होगा क्योटो प्रोटोकॉल को और आगे कुछ नहीं करा, तो वो नकली बात कर दी ना उन्होंने कि हाँ हाँ देखेंगे, बट एक्चुअल में कुछ करा नहीं। इंडिया ने सिर्फ साइन नहीं करा, आगे जाके रैटिफाई भी करा। रैटिफाई मतलब लीगल अप्रूवल, उसको लीगली आपने कंसेंट उसको दे दिया, अप्रूवल दे दिया कि हम इसको जरूर करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम, तो उसे बोलते हैं रैटिफिकेशन। और ये क्योटो प्रोटोकॉल, इवन दो इंडिया को एग्जेम्पशन मिल चुका था इससे, स्टिल इंडिया ने इसको साइन करा, तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू डू, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू फ्रॉम इंडिया स्टैंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या, पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब G8 जब 2005 वाला हुआ था ना, अच्छा G8 अगर किसी को लग रहा हो कि ये कौन सी चीज़ है, तो G7 तो सुना ही होगा ना सबने। तो G7 फॉर्मली यूज टू बी G8। G8 कैसे था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कंट्री था, रशिया भी था, बाद में रशिया हट गया ना इससे, तो वो प्रॉब्लम्स होगी, तो जिसकी वजह से G8 G7 बन गया। तो G8 इन 2005, G8 में इंडिया ने पर कैपिटा एमिशन रेट्स की बात करी फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि इंडिया पॉइंटेड आउट दैट पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड कंट्रीज। की यार पर कैपिटा बेसिस पे देखो ना, पर कैपिटा का बेसिस क्या होता है कि आप एक एरिया में पर पर्सन कैलकुलेट जब करते हो ना कितना एमिशन है, तो उसको बोलते हैं कि पर कैपिटा आपका पर कैपिटा। अब वो पर कैपिटा इनकम हो सकती है, पर कैपिटा एमिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो अगर ये एक एरिया है और यहाँ पे आपने क्या बोलते हैं 100 रुपये बांटने हैं, ठीक है, और 5 लोग हैं वहाँ पे, तो 5 लोगों में 100 रुपये कितने बटेंगे, 20 सबको 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ये पर कैपिटा इनकम की बात होती है। अगर 100 के बजाय वहाँ पे होते 100 के बजाय होते 50 लोग, 50 लोगों में 100 रुपये कैसे बटते, हर किसी को 2-2 मिलता। तो यहाँ पे पर कैपिटा फिगर किसका लो है, ये वाला लो है ना, और ये वाला सुपर हाई है। तो अगर इसको हम पर कैपिटा इनकम के बजाय पर कैपिटा एमिशन के उसको मतलब रिप्लेस कर दें, तो पर कैपिटा एमिशन कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम है। तो इंडिया की चाहे पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो, श्योर इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, बट उसकी जो पर कैपिटा एमिशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। कि यहाँ पे देखो ना आप दो तो बहुत ज़्यादा कम है 20 से। ऑन दी अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तो जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत लो है, उनकी पॉपुलेशन लो है, डिस्पाइट दैट जो उनका पर कैपिटा एमिशन है ना वो सुपर हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, यानी वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं। तो इंडिया ने वो वहाँ पे पॉइंट रखा कि यार ये क्या बात हुई, आपका तो पर कैपिटा एमिशन बहुत है, हमारी आबादी ज़्यादा होगी, बट हमारा पर पर्सन बेसिस पे देखो ना, अगर हम आपके जितना सिमिलर टू योर लेवल ऑफ एमिशन हम करते तो हम जो पोल्यूशन है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता, बट हम नहीं करते वैसा। तो ये वहाँ पे बात हुई थी फॉलोइंग द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पे भाई कॉमन बट डिफरेंशिएटेड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल CBDR, उसकी फुल फॉर्म यही है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल जो हमने पहले बात करी थी यहाँ पे। तो वही है ये। तो इंडिया ने वही प्रिंसिपल दिया कि यहाँ पे तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना, हमारा पर कैपिटा एमिशन ही जब इतना लो है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग वे में परसीव करी जाएगी। आपका ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा एमिशन सुपर हाई है, तो वहाँ पे आपकी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द व्यू ऑफ दैट मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्बिंग एमिशंस रेस्ट विद द डेवलप्ड कंट्री। इंडिया का ये व्यू है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है ना उस पर ज़्यादातर डिपेंडेंट रखता है कि ये जो एमिशंस हैं इसको कम करने। वाई, बिकॉज टेक्नोलॉजी किसके पास है, ग्लोबल नॉर्थ के पास है। करा किसने पॉल्यूशन, इन्होंने करा, ठीक है। पैसा किसके पास है, इनके पास है। सब कुछ तो इन्हीं के पास है, तो भाई तुम लोग कम तो करो, हमको किस बात का इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। हम लोग तो अभी गरीब कंट्री है, वैसे ही ऊपर से थर्ड वर्ल्ड अभी तो कॉलोनाइजेशन से हटके हैं, तो थोड़ा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने दो। तो इंडिया वो बोलता है यहाँ पे CBDR का प्रिंसिपल लाके। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आर द फर्स्ट एंड ओवर राइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। भाई जो हमने अभी तक बात करी कि भाई खाना खाने को यहाँ पे पॉवर्टी तो रिड्यूस है, हमारी पॉवर्टी रिड्यूस है, तब जाके तो इंसान क्लाइमेट की चिंता करने लगता है। अगर उसके पास खाने को ही नहीं है तो वो उसको नहीं पड़ी कि ऐसे ग्रेटर इशूज़ के बारे में वो सोचे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, दुनिया का भला करेंगे, वो सब नहीं सोचेगा इंसान। उसको पहले अपनी पॉवर्टी डाउन करनी पड़ेगी, उसको यहाँ पे हंगर मिटाना पड़ेगा अपना, ठीक है। जैसे जो ये अंडर डेवलप कंट्रीज में प्रॉब्लम होती है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है सैनिटेशन वगैरह की, वो अपना फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके इट कैन वरी अबाउट दीज बिगर इशूज़। तो प्रायोरिटी क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, अपनी जो प्रायोरिटीज़, ये जो बेसिक प्रायोरिटीज़ है ना, ये क्या कर जाती है, ओवर राइड कर जाती हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है, ये ओवर राइड कर जाती है आपके क्लाइमेट एनवायरमेंटल एजेंडा को, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ UDCs। नेक्स्ट, इंडिया कंसिडर्स इट एन unfair to impose restrictions on rapidly industrializing countries to reduce their GHG emissions। अब rapidly industrializing countries में कौन सा एग्जाम्पल दिया है, ब्राज़ील दिया हुआ है, चाइना
चाइना, ये बुक में थोड़ा आउटडेटेड स्टफ दिया हुआ है, तो बट हम उसके हिसाब से चलेंगे। ब्राज़ील, चाइना, इंडिया जैसी ढेर सारी कंट्रीज है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना कि अपने एमिशंस रोक दो, ये इंडिया के हिसाब से गलत है। क्यों? क्योंकि आप हो ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, आप हो डेवलप्ड कंट्रीज, आप अपने एमिशंस तो कम कर नहीं रहे हो, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी शेयर करते नहीं हो, आप क्या बोलते हैं, सारा पॉल्यूशन किसने कॉज करा? आपने करा, रिस्ट्रिक्शन तुम हम पे लगा रहे हो, ये क्या बात हुई भाई, है ना? तो ये इंडिया उसमें बोलता है कि यार हमें तो डेवलपमेंट करने दो हमारी, ये आपका खुद आपने अपनी डेवलपमेंट कर ली और सारा पॉल्यूशन भी कॉज कर लिया, अब जाके आप हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। ये तो इंडिया उसको कहते हैं एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म है वो, एक तरह का, ठीक है। इंडिया नहीं, ढेर सारी दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी बोलती हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, कि अभी भी हमको डिक्टेट कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट उनका ही प्राइमरीली कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज को कॉज करने में। नेक्स्ट, इंडिया ऑलरेडी पुटिंग इन एफर्ट्स टू रिड्यूस GHGs, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया कुछ कर नहीं रहा, इंडिया हैज़ बीन डूइंग अ लॉट, इंडिया बहुत कुछ करता है, ठीक है, अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए इंडिया अपनी तरफ से, सिर्फ जस्ट बिकॉज इंडिया इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो बहुत कुछ कर रहा है। अब आपकी बुक में बड़ा ही आउटडेटेड, अभी जैसे मैंने पहले भी कहा, NCERT में फॉर सम रीजन बड़ा ही पुराना डाटा दिया होता है, और यहाँ पे बट हम इसके हिसाब से चलेंगे जो मैंशनड है। सो वरना हो तो बहुत कुछ चुका है जो यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट वी विल फोकस ऑन दिस थिंग, ठीक है। सो जो यहाँ दिया हुआ, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, देन रैटिफिकेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2016, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि इंडिया ने क्या क्या करा है। इसके अलावा भी लेटेस्ट टाइम्स में तो बहुत कुछ करा है, तो अगर आपको लेटेस्ट देखना है तो आप बस एक यू शुड सर्च की इंडियाज एफर्ट्स इन चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ऐसा कुछ सर्च करना और बहुत कुछ आ जाएगा लेटेस्ट, जैसे हाइड्रोजन मिशन वगैरह बहुत कुछ आ जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स को तो पता ही होगा ऑलरेडी, तो वो सब आप अपने आप से मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बुक के हिसाब से जाना है तो ये 4 काफ़ी हैं, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल्स इनफ, मोर देन इनफ। फिर नेक्स्ट क्या, डेवलप कंट्रीज शुड टेक इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज। अब इंडिया का मानना ये भी है, जैसे हमने पहले भी बात करी कि यार पैसा किसके पास है, डेवलप कंट्रीज के पास, टेक्नोलॉजी किसके पास है, उनके पास, तो भाई शेयर तुमको करना चाहिए ना हमारे साथ। और आप कह रहे हो एज डेवलपमेंट, एज वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज, आप कह रहे हो कि यार हमें अपने हम बाकी की दुनिया को अपने GHG कम करने चाहिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अपने कम करने चाहिए, तो कम करने चाहिए, उसमें थोड़ी तो हेल्प करो हमारी, आप वो अपना प्रोवाइड करो ना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, फाइनेंस प्रोवाइड करो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, तब जाके हम करेंगे। आप ऐसे कैसे डिक्टेट कर सकते हो कि डेवलपमेंट भी ना करो अपनी, और फिर आप कह रहे हो कि अपने क्लाइमेट एमिशंस भी कम करो। हम सब कहाँ से करेंगे, हम लोग गरीब कंट्रीज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको देनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ये भी बोलता है। देन सार्क कंट्रीज शुड अडॉप्ट अ कॉमन पोजीशन ऑन मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज। अब सार्क कंट्रीज कौन सी थी, अगर किसी को याद हो तो ये क्या था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो हमारी एक रीजनल आइडेंटिटी है, जो कि मतलब इतना चला नहीं है, बट स्टिल सार्क इज नोन फॉर दैट, कि साउथ एशिया का एक यूनाइटेड फॉर्म, EU जैसा ट्राई करा था बनने को बट बना नहीं, बट एनीवे वो मैटर नहीं करता। बट इंडिया का मानना ये, जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, सार्क मेंबर्स जो हैं, उनको दे शुड अडॉप्ट अ कॉमन पोजीशन ऑन मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज। क्या होता है उससे, यूनिटी आती है ना, कि आप एज अ रीजन तो होना, साउथ एशिया का रीजन हो आप, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो उसको इंडिया के हिसाब से एक सेम यूनिफॉर्म पोजीशन होल्ड करनी चाहिए इंटरनेशनली, ठीक है, ताकि क्या होता है इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है और जो हमारा जो भी व्यूज़ है ना वो ज़्यादा उसको वॉइस मिलती है इंटरनेशनली, जो स्ट्रॉन्ग होता है बेसिकली हमारा केस। तो यहाँ पे ये वाला ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मेनी। सो फार वॉट एवर वी डिस्कस्ड अबाउट दिस टॉपिक एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ये हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि इट वाज ऑल ऑन अ मैक्रो लेवल का मतलब क्या हुआ, ब्रॉडर लेवल पे। तो जैसे इंटरनेशनली बात होगी या फिर नेशनली बात होगी, बेसिकली गवर्नमेंट्स क्या कर रही है ना, बट वी सी दैट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज टू द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन हैज़ कम नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स बट रादर फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ एनवायरमेंटली कॉन्शियस वॉलंटियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये क्या हमें क्या पता लगता है कि यार गवर्नमेंट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, एक्चुअली में एनवायरमेंटल कॉन्शियस वॉलंटियर्स के थ्रू हमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखता है, तो सबसे सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स है। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बंदा यही रखेगा ना कि अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स इतना कुछ कर रही हैं, बातें बहुत कुछ करती हैं, नेशनल लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, तो एक नॉर्मल सा रिस्पॉन्स यही होगा कि अच्छा मे बी गवर्नमेंट्स में ही सबसे सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स दिख रहा है, बट एक्चुअली में दैट इज नॉट द केस। एक्चुअली में कहाँ पे सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स हमें दिखता है, ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन अमंग पीपल, जो कि अपने आप वॉलंटियर करते हैं कि हमें अपना एनवायरमेंट बचाना है, और वो दुनिया भर में प्रेजेंट है। अब वो दुनिया भर में प्रेजेंट है तो वो अलग अलग टाइप के होंगे ना दुनिया भर में अगर प्रेजेंट है, वाई, बिकॉज दुनिया इज अ डाइवर्स प्लेस, दुनिया में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। अब वैरायटी ज़्यादा होगी तो हमारी जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है जितनी भी, तो वो they would be diverse in nature. So what we see is that diversity is an important trait of contemporary environmental movements. Contemporary का मतलब क्या हुआ, contemporary मतलब current, यानी latest, अभी क्या हो रहा है, latest आज के टाइम में क्या हो रहा है, इस current टाइम में क्या हो रहा है। So contemporary environmental movement जितनी भी हो रही है, we see that diversity उसका बड़ा important part है। Why? Because हर जगह हो रही है, तो अपने अपने हिसाब से adjust होके वो movements या अपने अपने हिसाब से adapt करके, जैसे भी जो सी भी place की बात हो रही है वहाँ के हिसाब से सिचुएशन अपने आप चल रही है movements, तो that is why diversity is an important trait of these movements. अब इसको हम अगर elaborate करें, we can understand that through examples. तो अगर हम सबसे पहले बात करें फॉरेस्ट मूवमेंट्स की, फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है, इन मेक्सिको, इन ब्राज़ील, इन चिले,
ठीक है। इंडिया में भी हुई है ढेर सारी, पर पहले इनकी बात कर लें थोड़ा सा दूसरी कंट्रीज़ की। इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, ये सब यहाँ पे हुई है मूवमेंट्स। एंड इंडिया, अफ्रीका की कंट्रीज़ में भी ढेर सारी आर फेस्ड विद इनॉर्मस प्रेशर्स। फॉरेस्ट क्लियरिंग इज इन द थर्ड वर्ल्ड कंटिन्यूज एट एन अलार्मिंग रेट। अब फॉरेस्ट क्लियरिंग तो सबको ही पता है कि जंगल को बिल्कुल ही बड़ी तेज़ी से हर जगह काटा जा रहा है। ब्राज़ील में ये बहुत ज़्यादा इशू है। वाई? बिकॉज वहाँ पे कौन से रेन फॉरेस्ट, अगर किसी को पता हो तो, बड़ा फेमस सा नाम है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इनको ये इतना बड़ा कार्बन सिंक है, वर्ल्ड का कार्बन सिंक, मतलब आपका कार्बन एमिशंस यहाँ पे उसको सोख लेता है वो। तो ये इसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है। इंडिया में भी ढेर सारे जो फॉरेस्ट हैं उनको भी काटा जा रहा है, या जितनी भी थर्ड वर्ल्ड की ढेर सारी कंट्रीज है। वाई? बिकॉज किस लिए हो रहा है ये सब? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है ना, यही जो हमने पहले बात करी थी इस सबकी, कि थोड़ा सा पॉल्यूशन के एस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। वाई? बिकॉज उनको अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। तो उस चक्कर में हमको दिखता है कि ये सारा पूरा पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। लास्ट के 10 साल में जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन है, जितने भी ग्रैंड फॉरेस्ट है, उसका एक्चुअली इंक्रीज हो गया। वी सी दिस। द मिनरल्स इंडस्ट्री इज वन ऑफ द, अच्छा नेक्स्ट मिनरल्स इंडस्ट्री है हमारा, बट उससे पहले ना एक सवाल आता है हमारा कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 91 पे, पेज 91 पे दिया हुआ है, तो उस बॉक्स को जरूर पढ़ना है। बट अगर उसको हम शॉर्ट में समझे तो जो साउथ की फॉरेस्ट मूवमेंट्स है ना, उसका पर्सपेक्टिव ही, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ की जो फॉरेस्ट मूवमेंट्स है। वाई? बिकॉज नॉर्थ में जो कॉन्सेप्ट है ना, विल्डरनेस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विल्डरनेस ये वर्ड है, यही बॉक्स की हेडिंग भी आपके, जो व्हाट डिस्टिंग्विशेस द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ फ्रॉम दोज ऑफ द नॉर्थ इज दैट फॉरेस्ट ऑफ द फॉर्मर आर स्टिल पीपल्ड। ठीक है, अब साउथ के फॉरेस्ट, हमारे यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल साउथ में लोग रहते हैं, ठीक है, इट इज़ पीपल्ड यानी लोग रहते हैं वहाँ पे। नॉर्थ के केस में ऐसा नहीं है, नॉर्थ के केस में फॉरेस्ट में लोग नहीं रहते, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस, और जिसको बचा के रखना चाहिए या ऐसा कुछ। हमारे यहाँ पे ग्लोबल साउथ में कैसे वो होता है कि कैसे आप दोनों को साथ में एडजस्ट करके चलो, कि लोग भी रह रहे हैं, आपको उनका भी देखना पड़ता है, और जो फॉरेस्ट है उनका भी, दोनों आपको मल्टीपल क्लेम्स चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो इसलिए अलग है। तो इस बॉक्स को पढ़ लेना एक बार, ठीक है, उसमें और एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उसको डिटेल में पढ़ लेना, मतलब इन्फॉर्मेशन के उस पर हेल्पफुल है। बाकी तो बस मैक्सिमम यही पूछा जा सकता है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस, क्या डिफरेंस है दोनों में। देन वी हैव मूवमेंट्स अगेंस्ट मिनरल्स इंडस्ट्री। अब मिनरल्स इंडस्ट्री, एक सेकेंड, मिनरल्स इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द प्लानट। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द साउथ आर नाउ बीइंग रीओपन टू एमएनसीज थ्रू द लिबरलाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, थ्रू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस सब के थ्रू जो हमारी ये मिनरल्स वाला जो फील्ड है, सेक्टर है, दैट इज बीइंग ओपन टू एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब जो हम देखते हैं, ये जो मिनरल्स इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, इट यूज ऑफ केमिकल्स हमें दिखता है, यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स दिखता है। ठीक है, तो इससे पूरा नेचुरल एनवायरमेंट खराब हो जाता है, वाटरवेज आपके खराब हो जाते हैं, लैंड खराब हो जाता है आपका। इसका इतने सारे डिसएडवांटेजेस अगर हमें लिखना हो, जो आपकी नेचुरल नेटिव वेजिटेशन है वो सारी उड़ जाती है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय हो जाता है सारा, किसके थ्रू? मिनरल्स इंडस्ट्री। और बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, कहीं नहीं जाने वाली है, बिकॉज पैसा है ना ढेर सारा, बहुत सारा पैसा बन रहा है यहाँ पे, तो डिस्ट्रक्शन चलेगा बट पैसा ये नहीं हटने वाला। इट्स जस्ट कम्युनिटीज़, हाँ एक और पॉइंट है, कम्युनिटीज़ आपकी डिस्प्लेस हो जाती हैं विद दिस मिनरल्स इंडस्ट्री वाला जो भी ये चीज़ें होती हैं, एक्शन होते हैं, इसके थ्रू जो भी लोग वहाँ पे बस होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेजिटेशन भी डिस्ट्रॉय करी दी तो लोग कहाँ से होंगे, है ना? उनका घर बार हटा दिया आपने, जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे, वाटर वगैरह, वो सब हटा दिया आपने, लैंड था वो हटा दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। ऐसे डिस्ट्रक्शन ये इंडस्ट्री हमारी करती है। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ वेस्टर्न, एक कंपनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको इसमें, तो उसको अगर ना भी याद रहे तो चलेगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस ये याद रखना कि कंपनी का एग्जाम्पल और कैसे कैसे ये अपना भी याद, नॉर्मल बोल देना कि कोई कंपनी है, ठीक है, जरूरी नाम याद रहे, बट इसका नाम है वेस्टर्न माइनिंग कोऑपरेशन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, और हम देखते हैं कि मच ऑपोजिशन टू दिस कंपनी इसकी खुद की कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, और फिलीपींस एक दूसरी कंट्री है वहाँ पे भी हो रहा है। अब इस फिलीपींस में क्या ऑपोजिशन हो रहा है कि इसका वहाँ पे ढेर सारे लोग इसके अगेंस्ट रिवोल्ट, वो जो भी कर रहे हैं, कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसकी खुद की कंट्री में जो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे जो इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ना, कि इसके अगेंस्ट, इसके प्रोटेस्ट वो एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट, कि ये न्यूक्लियर उस एनर्जी को, या न्यूक्लियर कुछ भी जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड है उसको प्रमोट ना करा जाए। और यहाँ पे हमें किसकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है? ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस पीपल्स की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल्स भी बोल सकते हो, पीपल भी चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये एक एलिमेंट दिखता है ये मिनरल्स इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे सारे आगे, जो अभी पहले बात करें वाटर, लैंड वगैरह, उसके साथ साथ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ भी आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंटी डैम मूवमेंट्स। अब एंटी डैम मूवमेंट्स पूरे ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, एंड दे आर ऑल्सो इक्वलेंट टू प्रो रिवर मूवमेंट्स। अगर एंटी डैम होगा तो प्रो रिवर होगा, यूजुअली ये ट्रू होता है रूल। तो एंटी डैम होगा तो यूजुअली प्रो रिवर्स को, ओपन रिवर्स को सपोर्ट करने वाला टाइप का मूवमेंट होगा। वाई? बिकॉज increasingly anti-dam movements are pro-river movements for more sustainable and equitable management of river systems and valleys. More sustainable and equitable मैनेजमेंट ऑफ रिवर सिस्टम्स। और डैम बेसिकली हार्म करता है ना वाटर को, तो उसके अपने नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से ये एंटी डैम मूवमेंट्स हमें दिखती है। तो दे आर ऑल्सो प्रो रिवर।
The early 1980s saw the first anti-dam movement launch in the north, namely the campaign to save the Franklin River. अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रैंकलिन रिवर, ये नाम याद रखना हमें रिवर का, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट कहाँ पे हुई थी? ग्लोबल नॉर्थ में हुई थी, कहीं साउथ वाउथ के कंट्री में नहीं, नॉर्थ की कंट्री में, ग्लोबल नॉर्थ। और ये फर्स्ट हमारा एंटी डैम मूवमेंट था। ग्लोबल फ्रैंकलिन रिवर थी ये, इसका नाम याद रखना है। इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, और आसपास के फॉरेस्ट। और कहाँ पे हुई थी ये? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है, इट्स अ वेस्टर्न कंट्री, तो इसलिए ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, और रिवर का नाम है फ्रैंकलिन रिवर। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट, कब हुई थी? 1980s में, ठीक है, तब स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज अ विल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एन एंटी डैम कैंपेन। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे जो ग्लोबल साउथ है, वहाँ पे भी ढेर सारी एंटी डैम मूवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन। तो इसमें एग्जांपल्स दिए हैं थाईलैंड, टर्की, इंडोनेशिया, ठीक है, चाइना। चाइना तो ढेर सारे डैम्स बना रहा है एक्चुअली, वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉलिसी में भी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी में, बिकॉज इंडिया बेसिक वो अपना यूज़ कर रहा है इंडिया की रिवर्स रोकने का, बट वो चलो ऑफ टॉपिक है, इसमें नहीं है हमारा। अब हमारा इसी में आ जाता है इंडिया वाला सेक्शन। इंडिया में क्या बात हो रही है इस टॉपिक को रिलेटेड? सो आपको ये याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये याद रखना है। ये टर्म याद रखनी है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हो या नॉर्मल नॉर्मल इसी चैप्टर को पढ़ रहे हो बस ऐसे ही, तो तब भी आपको याद रखना है। इट्स अ प्रो रिवर मूवमेंट एंड इट्स एन एंटी डैम मूवमेंट, बेस्ट नोन फॉर दीज टू थिंग्स। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन एंटी डैम एंड अदर एनवायरमेंटल degradation against environmental movements in India, the most importantly promoted idea is नॉन वायलेंस को सबसे ज़्यादा प्रमोट करा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रही है इंडिया के जितने भी एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट वगैरह है, कोई भी मूवमेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे नॉन वायलेंस हमें दिखता है। ये हमेशा से एक हमारा एक सिविलाइजेशनल हेरिटेज कह लो आप उसको, तो वो एक चीज़ ऐड कर सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी हैव रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स। अब इस टॉपिक में हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। सबसे पहले, वेस्टर्न जियो पॉलिटिकल थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड, वॉर एंड पीस। ये तीन कंपोनेंट है जो कि वेस्टर्न जियो पॉलिटिकल थिंकिंग के अबाउट रिसोर्सेज उसके रूट पे हैं, ठीक है। अब अच्छा, इससे पहले रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर मीनिंग रिसोर्स का? इट मीन्स समथिंग यूजफुल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग, ठीक है, फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। आपको अगर ढंग से फंक्शन करते रहना है तो आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है इन चीज़ों का। तो वो दैट कुड बी एनीथिंग, रिसोर्स कुड बी एनीथिंग, वेल्थ हो सकता है, आपका फ्यूल हो सकता है, आपकी ये पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। तो कुछ भी रिसोर्स हो सकता है जो कि यूजफुल है आपके इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए, जो कि कंटिन्यूसली आपको फंक्शन करने में हेल्प करे, या आपकी कोई भी बॉडी है उसको हेल्प करे। रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स वॉट, वेन, वेयर एंड हाउ। रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स वॉट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ पे, वेन मतलब कब, एंड हाउ मतलब कैसे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दैट, किसने क्या एक्वायर करा, कब एक्वायर करा, कैसे एक्वायर करा, कहाँ पे एक्वायर करा, ये सब। और जो हमारा देखते हैं ये जो लास्ट के मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारे यूरोपियन एक्सपेंशन हुआ है, कॉलोनियलिज्म भी बोलो आप उसको, जो वर्ल्ड पे उन्होंने डोमिनेशन हासिल करा, उसके भी रूट कॉज पे कौन क्या था हमारा, रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स। वो लोग आपस में क्या चल रही थी, उनकी इंटरस्टेट राइवलरी चल रही थी, आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा रेस कर रहे थे बेसिकली, कि कौन सबसे ज़्यादा एक्वायर करेगा, पैसा कौन एक्वायर करेगा, रिसोर्सेज कौन एक्वायर करेगा। मतलब अगर हम याद रखें, इवन इंडिया में वो ब्रिटिश राज जो हुआ उसका वन ऑफ द मेन इंटरेस्ट क्या था, स्पाइसेस। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें, मतलब एट द रूट क्या था, रिसोर्सेज। रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स वॉज एट द रूट ऑफ ऑल ऑफ दैट। यूरोपियन पावर्स फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, हाँ वही बात कर ली हमने ना। कोल्ड वॉर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, कोल्ड वॉर। द कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर में जो ये सेम चीज़ होती आ रही थी ना, ये हमने वर्ल्ड वॉर 1 में भी देखी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी देखी। इन्होंने ना वॉर कर ली, बट एक चीज़ इन्होंने होने नहीं दी कि रिसोर्स का जो सप्लाई है ना, ये कटने नहीं दिया। इन्होंने कहा ये तो हमें कंटिन्यूसली सप्लाई आते ही रहना चाहिए। और यही सेम लेगेसी जो है इट कंटिन्यूड इन कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही थी कहीं पे भी, बट प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी। डायरेक्ट वॉर तो नहीं हो रही थी, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही थी। और प्रॉक्सी वॉर जो हो रही थी उसमें भी वन ऑफ द मेन रीजंस वॉर रिसोर्सेज आपके। तो अगर कहीं कोई स्पेशल कंट्री या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रिसोर्स बहुत अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे पहुँच गए डेवलप कंट्रीज, ठीक है, रिसोर्स एक्वायर करने के लिए। अगर वहाँ पे कोई दूसरी डेवलप कंट्री ऑलरेडी थी तो उससे उससे प्रॉक्सी वॉर में एंगेज हो लिए, ठीक है, कि वहाँ पे स्टार्ट करा दी। या फिर अगर इनको कोई कंट्री दिखी जहाँ पे इनको रिसोर्सेज चाहिए थे और वहाँ पे इनको गवर्नमेंट्स अपने हिसाब की अगर लगवानी थी अपने हिसाब से, तो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट का तख्ता पलट करवा दिया या चेंज करा दिया, कुछ ना कुछ अपने आप कॉन्स्पिरेसीज ये लोग गड़बड़ कराई दी इन्होंने। जैसे ढेर सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो अमेरिका ने उनके गवर्नमेंट्स का बिल्कुल ही कूप करा दिया, मतलब हटवा दिया, अपने हिसाब से ले आए। तो ऐसे ढेर सारी इन्होंने सिस्टम्स खराब करें। वाई? बिकॉज ऑफ रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स, अपने अपने इशू, अपने सेल्फिश रीजन्स के लिए। दीज इंक्लूड डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज न्यू और एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा हाँ, मिलिट्री फोर्सेज भी वही आपकी, अब वही आपको रिसोर्सेज अगर दिख रहे हैं इंटरेस्टिंग वेल्थी, आपको कुछ दिख रहा है कि हाँ ये सब हमें एक्वायर करना चाहिए, वहाँ पे अपने अपनी मिलिट्री खड़ी करवा दी। और फिर उन जो साइट्स हैं उनको आपने खुदवाया, एक्सप्लॉयट करवाया। अलॉन्ग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टॉक पाइलिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज, एफर्ट्स टू प्रॉपर फ्रेंडली गवर्नमेंट, वो हमने बात कर ली अभी, गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से लाना। ट्रेडिशनल वेस्टर्न थिंकिंग, strategic thinking, remained concerned with access to supplies,
विच माइट बी थ्रेटन्ड बाय सोवियत यूनियन। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या चल रहा था कि यूएस वर्सेस सोवियत यूनियन का जो इनका ड्रामा चलता रहता था, फॉर एवर ड्रामा, वही चल रहा है। ठीक है, कि ये इनके रूट पे कॉज होता था कि सोवियत यूनियन कहीं पे पहले जाके एक्वायर ना कर रहे, इसलिए हमें वहाँ पे पहले जाके उस चीज़ को पकड़ना होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज रिसोर्स, जियो पॉलिटिक्स, यही सब इनका आपस चल रहा था। सोवियत यूनियन का हमेशा थ्रेट रहता था कि वो ना पहुँच जाए कहीं पे। तो ये वेस्टर्न जो बिहेवियर आपका, वेस्टर्न मेंटालिटी, वेस्टर्न कंट्रीज़ की मेंटालिटी, वो इससे बहुत ज़्यादा उसका इससे हेरिटेज बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इस रिलेशनशिप से, इन दोनों के आपस के रिलेशनशिप से। आज भी देखो, अगर रशिया ने वो लेगेसी एक्वायर करी है ना सोवियत यूनियन की, तो सेम रशिया अगर कुछ करने लग रहा है तो वेस्टर्न कंट्रीज थ्रेटन फील कर जाती हैं, इसलिए वो सेम ऐसा बिहेवियर उनका अभी भी हमें दिखता है। अ पर्टिकुलर कंसर्न वॉज वेस्ट एशियन कंट्रोल ऑफ ऑयल। अच्छा हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा था कि वेस्ट एशिया हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ऑफ द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज ऑफ ऑयल। ठीक है, और यहाँ पे अगेन हमने देखा है कि कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ का हमेशा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब वो क्यों रहा है? वाई? बिकॉज ऑफ ऑयल। ऑयल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो उस वजह से वेस्टर्न एशिया में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, या मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं आप जिस रीजन को। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई वड़ाई बहुत कुछ यहाँ पे होता रहा है। अ पर्टिकुलर कंसर्न वॉज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल ऑफ गल्फ कंट्रीज, strategic minerals in southern and central Africa. After the end of Cold War, the security of supply continues to worry government and business decisions with regard to several minerals, in particular radioactive minerals. अब ढेर सारे मिनरल्स पे हमारा इनका कंसर्न आ जाता है। ठीक है, कि कौन एक्वायर करेगा, बट इसमें भी स्पेसिफिकली कौन से इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली अब के टाइम में रेडियो एक्टिव मटीरियल जो आपका, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम जैसे आ गया और जो टेक्नोलॉजी अब इतनी होगी हमारी कि ये जो रेडियो एक्टिव सामान है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने लग गया है। इसको एक्वायर करने के लिए दुनिया पीछे पड़ी हुई है अब। ठीक है, हाउएवर ऑयल कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट। अच्छा, अभी ऑयल की लेगेसी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी टाइम लगेगा ना। अभी क्या है, लास्ट के पूरी सेंचुरी में किसका डोमिनेशन था? ऑयल का। ठीक है, और अभी भी वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ग वे टू गो टू शिफ्ट फ्रॉम ऑयल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो अभी भी बहुत टाइम है। ऑयल का भी इंपॉर्टेंस अभी कहीं जाने नहीं वाली, बट हाँ, हम देख रहे हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स पे शिफ्ट हो गया हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस, बट ऑयल स्टिल रेन सुप्रीम। ऑयल की इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी नेक्स्ट 30-40 साल तक इसकी रहेगी। तो ऑयल पे अभी भी हमारा आ जाता है। अच्छा, तो अब हम ऑयल पे ही आगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये ऑयल एंड वाटर। ऑयल ग्लोबल इकोनॉमी ऑयल पे रिलाई करती थी फॉर मोस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद ऑयल जनरेट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स टू कंट्रोल इट। अब यार, इससे क्या है, बहुत ज़्यादा आपका वेल्थ एसोसिएटेड है ऑयल से। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा माला माल हो जाओगे, अमीर हो जाओगे अगर आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अगर आपके पास ऑयल है खुद का, या फिर अगर आप इसके बिजनेस में कंट्रोल आपने थोड़ा सा भी ले लिया ना, तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। सो ऑयल इज इक्वल टू पावर बेसिकली इंटरनेशनल अरीना में। ठीक है, ये रूल सबसे पहले जानना पड़ेगा। अब पावर होगा तो पावर के लिए क्या होगा? पावर के लिए होगा पावर स्ट्रगल। ठीक है, पावर स्ट्रगल होगा, ये हमने बहुत पहले भी हमेशा से ही पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट रूल है, पावर होगी तो पावर के लिए स्ट्रगल भी होगा। द इमेंस वेल्थ, अच्छा हाँ, ये हो गया। नोवेयर इन दिस मोर ऑब्वियस दैन नोवेयर इज दिस मोर ऑब्वियस दैन वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अच्छा, अब सेंट्रल एशिया में भी ये चीज़ हम देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, बट स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा हम कहाँ देखते हैं? वेस्ट एशिया में देखते हैं, जहाँ पे ऑयल को लेकर ड्रामा होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता होगा, सबको इतना पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और वहाँ पे तेल मिलता है हमें। स्पेसिफिकली कहाँ पे? गल्फ रीजन में। अच्छा, गल्फ का मतलब क्या हुआ? गल्फ मतलब जब ये आपका कोई वाटर बॉडी इज़ ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। तो जैसे अगर हम देखेंगे ना, सऊदी अरेबिया ये है, ठीक है, ये रहा आपका ईरान। सो ये जो बॉडी है जिसको आप पर्शियन गल्फ बोलते हो, पर्शियन गल्फ, ये मोस्ट अपने साइड्स पे लैंड से सराउंडेड है। ठीक है, और बहुत ही छोटा सा, जैसे वो होता है ना शू ऑफ हॉर्न, ये क्या यार, कैसा बन गया, एक सेकंड, हाँ ये ऐसा कुछ होगा। तो ये जब हम बात करते हैं इसकी, ईरान ये रहा हमारा, सऊदी अरेबिया ये रहा हमारा, तो ये जो पर्शियन गल्फ है ना, ये हमारा पर्शियन गल्फ है। इसकी आप देखो सिर्फ इतनी सी ओपनिंग है यहाँ पे, जहाँ पे इसकी ये ओपनिंग है, क्या बोलते हैं, पानी के लिए। ठीक है, बाकी की सारी साइड ये सारा क्या है, लैंड से सराउंडेड है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ गल्फ। और ये रीजन स्पेसिफिकली, ये जो गल्फ रीजन है ना हमारा, सऊदी अरेबिया हो गया यहाँ पे, ईरान हो गया, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ठीक है, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी। ये मोस्ट, जितना वेस्ट एशिया में भी स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा किस पे फोकस है? गल्फ रीजन पे फोकस है। ठीक है, 30% ऑफ ऑयल बिजनेस सारा यहीं पे आपको मिल जाएगा। बट इट हैज़ अबाउट 64% ऑफ द प्लैनेट्स नोन रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब आप देखो इतना एरिया इसका है नहीं, बट 64% ऑफ द प्लैनेट के गल्फ, ये ऑयल रिसोर्सेज इस गल्फ रीजन में है। और सऊदी अरेबिया में तो 25% है वर्ल्ड का। हाँ, 1/4 ऑफ वर्ल्ड किस में है? सऊदी अरेबिया, जो ऑयल वगैरह आपका ऑयल रिसोर्सेज, तो वो इसलिए सऊदी अरेबिया इतना अमीर है, डिस्पाइट उसके, मतलब अदर वहाँ पर और कुछ तो है नहीं, रेगिस्तान है, स्टिल इतना अमीर कैसे है वो? इतना अमीर इसकी वजह से, ऑयल की वजह से है। सऊदी अरेबिया हैज़, हाँ ये हो गया। इराक नोन रिजर्व। अच्छा, इराक नेक्स्ट अदर वन है। इराक को अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं करा हुआ है, तो बट वो इसके भी मतलब बहुत ज़्यादा है, सेकंड ओनली टू सऊदी अरेबिया। सिर्फ सऊदी अरेबिया जो इससे नेक्स्ट आ जाता है, बट इराक में बहुत ज़्यादा है। क्या पता और एक्सप्लोरेशन से और भी ज़्यादा सऊदी अरेबिया से भी निकला है ऑयल रिसोर्सेज यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, यूरोप,
एंड इंक्रीजिंगली इंडिया चाइना दे हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस पेट्रोलियम बिजनेस, पेट्रोलियम एंड ऑयल का जो भी यहाँ पे एक्वायर को लेकर पावर स्ट्रगल होता रहता है। तो वहाँ पे देखते हैं हम ये बड़ी ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं, सिग्निफिकेंट इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट प्लेयर्स, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं आके आपके ऑयल वाले ड्रामे में आके, और इंडिया चाइना भी अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है। और हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हैज़ बीन अ हिस्ट्री ऑफ वॉर बेसिकली। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, वाटर। वाटर इज़ अनदर क्रूशियल रिसोर्स दैट इज़ रेलेवेंट टू global politics, regional variations and increasing scarcity of water, fresh water in some parts of the world। स्कैर्सिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। वाई बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, और वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और ये एनवायरमेंटल जो एजेंडा है हमारा, उसमें सबसे मेन पॉइंट क्या आ जाता है, वाटर की स्कैर्सिटी। पानी कम होता जा, मतलब फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है, पानी कम नहीं होता जा रहा, फ्रेश वाटर मतलब पीने के लिए आपको, ठीक है। सो फ्रेश वाटर की जो कमी है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा जा रहा है, या फिर जो ग्राउंड वाटर है हमारा उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर दिया है, ख़त्म ही कर दिया है। तो वो सब बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, जिसकी वजह से वाटर और ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक होता जा रहा है, इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट होता जा रहा है। सम कमेंटेटर्स ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैव रिफर्ड टू वाटर वॉर्स to describe the possibility of violent conflict over this life sustaining resource। countries that share rivers, अच्छा हाँ, अब क्या होता है, कंट्रीज जो कि रिवर शेयरिंग में इन्वॉल्व होती है ना, इनका बड़ा ही वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वाई? बिकॉज अब ये देखो, ये रिवर फ्लो हो रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ रिवर फ्लो हो रही है। अब इसमें हमने यहाँ पे अपनी आर्टिफिशियली बाउंड्री बना दी कि ये है कंट्री ए आपकी, ये है कंट्री बी। अब जब ये क्या हो रहा है, वाटर, ये नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये तो बिलीव करते नहीं है ऐसे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज में, वो थोड़ी ना, उनको थोड़ी ना बॉर्डर्स के बारे में पता, वो तो अपना फ्रीली फ्लो करते हैं जहाँ भी जाना है। बट आपने बॉर्डर्स अपने ऐसे ऐसे बना दिए, अब थर्ड वर्ल्ड में स्पेशली आर्बिट्रेरली डिसाइडेड है इतने सारे बॉर्डर्स, उसकी वजह से क्या है, ढेर सारी हमें इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स या वाटर रिलेटेड कोई भी इशूज़ या अलग अलग टाइप के पावर स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। वाई? बिकॉज अभी क्या है, जैसे इस एग्जाम्पल में ये रिवर कैसे बह रही है, इस साइड बह रही है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपके, राइपेरियन करके एक वर्ड दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, राइपेरियन मतलब फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपर राइपेरियन ये होगी जहाँ पे वाटर, ये वाला, ये ए कंट्री अपर राइपेरियन होगी और बी कंट्री लोअर राइपेरियन होगी। वाई? बिकॉज फ्लो ऑफ वाटर जो है ना, इसकी अपर स्ट्रीम है। तो अगर ये पानी ऐसे बह रहा है इस साइड, ठीक है, इस साइड से बह रहा है, पहले किस साइड आ रहा है, पहले ए वाली कंट्री में आ रहा है पानी, और बी वाली कंट्री में वो बाद में आ रहा है, ठीक है, वहाँ से बह के, तो इसको हम बोलेंगे लोअर राइपेरियन, और उस वाली को हम बोलेंगे अपर राइपेरियन, ठीक है। या अपर स्ट्रीम बोल सकते हो आप इस वाली को, और इस वाली को आप बोल सकते हो लोअर स्ट्रीम। अब पानी यहाँ से, इसकी डायरेक्शन ये है ना पानी की, तो कंट्रोल पहले किसका आएगा, पानी पे ए का कंट्रोल आएगा। ए का कंट्रोल आएगा तो उससे क्या होता है, ए के पास आ जाती है ज़्यादा पावर। ए के पास जब पावर ज़्यादा रहती है तो वो अजीब अजीब हरकतें कर सकता है ना, अपने पावर स्ट्रगल्स में कुछ भी कर सकता है। तो डैम बिल्ड कर दिया यहाँ पे उसने, ठीक है, या इसका पानी रोक दिया, बी के लिए पानी रोक दिया उसने, उसको रोक दिया, या फिर पोल्यूटेंट्स उसने डाल दिए, जिसकी वजह से बाय द टाइम वो पानी जब बी तक पहुंच रहा है तो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, या तो उसका पानी जो था वो कट हो गया डैम की वजह से, या फिर जो पोल्यूटेंट्स थे उसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। तो इस सब को लेकर ढेर सारे हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो इसमें, इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमारी, इंडस वाटर्स रिवर वाटर्स ट्रीटी, इंडिया चाइना के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, या फिर चाइना का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। चाइना भी इंडिया का ढेर सारा जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, डैम्स उसने ढेर सारे बिल्ड कर दिए हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। A typical disagreement, हाँ ये कर लिया हमने। states have used the force to protect their seas of freshwater resources। examples of violence include, अब इसमें कुछ examples दिए हुए हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि इसराइल, सीरिया वगैरह एंड जॉर्डन, ठीक है, ये कंट्रीज़ का एग्जांपल दे सकते हो। इसराइल, सीरिया एंड जॉर्डन इन द 1950s में एंड 60s में इनका भी पानी को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई। फिर रिवर यूफ्रेटिस का एग्जांपल दे सकते हो, रिवर यूफ्रेटिस, ठीक है। और इसमें कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है हमारी, टर्की, सीरिया एंड इराक, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व है रिवर यूफ्रेटिस के। आपको सिर्फ इतना एग्जांपल देना है कि जैसे रिवर यूफ्रेटिस का वाटर वाला ये हमारा स्ट्रगल आपस में, इनका डिस्प्यूट, और इसमें कंट्रीज़ कौन से इन्वॉल्व है, बस इतना याद रखना, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना। अ नंबर ऑफ स्टडीज शो दैट कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स एंड मेनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ बस कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई है ना, तो हमने ऑलरेडी बात कर ली यहाँ पे, ये वाला भी टॉपिक हमारा नेक्स्ट खत्म हो जाता है। अब हम फाइनली लास्ट वाले पे आ गए, इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स। इंडिजिनस पीपल्स, okay, the UN defines indigenous populations as comprising the descendants of peoples who inhabited the present territory of a country at the time when persons of different culture or ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them। अब ये सुनने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन लगी, बट ऐसा है नहीं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। यूएन के हिसाब से इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं, हु आर द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल्स, जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को ऑक्यूपाई करा करते थे पहले के टाइम में। तो डिसेंडेंट्स का मतलब क्या, वो वंशज आपके, ठीक है, वंशज। तो आप सेम ब्लड लाइन से जब आप आते हो, उन्हीं लोगों के जो कि एक सर्टेन टेरिटरी के
उसको ऑक्यूपाई करते थे उस टाइम पे, जब दूसरे कल्चर के या दूसरे एथनिक ओरिजिन के लोग वहाँ पे बाद में आए और उनसे उन्होंने लैंड छीन लिया वो, ठीक है। तो उनको बोलेंगे हम इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है? नेटिव, ठीक है, नेटिव। कि हम जो ओरिजिनल पॉपुलेशन कह सकते हो आप इनको, या लोकल जो ओरिजिनली एग्जिस्ट करा करते थे उनके आने से पहले, जो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट ओरिजिन के लोग हैं उनके आने से पहले इन दूसरे लोगों ने आके उनको डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, ओवरकेम कर दिया बेसिकली। तो उनकी जो पावर है इंडिजिनियस पीपल्स की वो हट गई। अदरवाइज ये थे ना ओरिजिनल उस रहने वाले उस लैंड पे, तो दैट इज डिस्क्राइब्ड एज इंडिजिनियस पीपल्स डेफिनेशन। अब वर्ल्ड में 30 करोड़ से हमारे अराउंड 30 करोड़ एस्टिमेटेड फिगर है ये कि इंडिजिनियस पीपल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें से 20 लाख हैं कोडी। अभी अलग अलग आपको फिगर्स दिए हैं, आपको ज़्यादा इसको स्क्रीम थ्रू करना है बस। 20 लाख आपके कोर्डिलिया रीजन में हैं, फिर आपके फिलीपींस का या कोर्डिलिया रीजन ऑफ फिलीपींस, वहाँ पे 20 लाख हैं। और 10 लाख इन मैपुचे पीपल ऑफ 10 लाख मापुचे पीपल ऑफ चीले, ठीक है। तो चीले कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पे 10 लाख लोग हैं आपके मापुचे पीपल बोलते हैं, जिनको उनकी आइडेंटिटी ये है। फिर अपने पास में अगर हम देखें तो बांग्लादेश, अपना ये जो साइड वाली कंट्री है चिटगोंग हिल्स बांग्लादेश के, वहाँ पे भी अपने हम देखते हैं कि अराउंड हाउ मेनी 6 लाख ट्राइबल्स, सो 6 लाख ट्राइबल्स वहाँ रहते हैं। और 50,000 कूना लिव इन ईस्ट ऑफ पनामा। तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। लाइक अदर सोशल मूवमेंट्स, इंडिजिनियस पीपल स्पीक ऑफ देयर स्ट्रगल्स, देयर एजेंडा एंड देयर राइट्स। इंडिजिनियस वॉइसेज इन द वर्ल्ड कॉल फॉर एडमिशन। अच्छा हाँ, अब ये है इंडिजिनियस वॉइसेज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स कॉल फॉर एडमिशन ऑफ इंडिजिनियस पीपल टू द वर्ल्ड कम्युनिटी एज इक्वल्स। ये इनकी एक हमेशा से ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ का, जो भी रिप्रेजेंट करता है इनको, कि यार दुनिया का ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, उनमें उनको हम उसमें हमको इक्वल्स के तौर पे देखा जाए। हमको ये ना सोचा जाए कि हम जंगल निवासी है या हम तो थोड़े फालतू लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वी शुड बी व्यूड एज इक्वल। तो ये उनकी हमेशा से एक डिमांड रहती है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है। वो दे आस्क फॉर दैट जब भी वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिजिनियस पीपल ऑक्यूपाई सर्टेन एरियाज इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया में भी होते हैं हमारे। इंडिया में आपको वर्ड्स की यूजेज दिखेगी, फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स या फिर आदिवासी, सुना होगा नाम, है ना, आदिवासी। तो ये सब का इनका मीनिंग क्या होता है? इंडिजिनियस पीपल। इवन दो टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर एंड फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इन सबको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज जो इंडिया में ये जो ट्राइबल मतलब है ना, यूजुअली इंडिया में उसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली फॉरेस्ट पीपल। इट डजंट नेसेसरली मीन कि वो इंडिजीनियस थे, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, बट इस चैप्टर के सेक के लिए वी विल ट्रीट देम एज इक्वल। क्योंकि इंडिजीनियस क्यों नहीं थे? बिकॉज जो हम यहाँ पे जो सपोजिड डोमिनेंट कल्चर होगा ना, इन वेरियस केसेस, इन मेनी केसेस इंडिया केस में, वो एक्चुअली पहले आए हुए हैं, ठीक है, इन ट्राइबल्स से पहले भी। तो अगर हिस्ट्री हम निकाल के देखें तो उस हिसाब से ट्राइबल्स को इंडिजीनियस बोलना इज रॉन्ग इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इन सबको इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। और अगर आप कभी भी और देखो तो ये हमेशा याद रखना कि दोज आर डिफरेंट टर्म्स, बट यूजुअली लोग कर लेते हैं सेम यूजेज उसका। सो ये हो गया। फिर हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अब जो ये न्यू कॉन्टिनेंट्स है ना जो अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश हुए हैं, तो इनमें पहले लोग कौन से रहते थे? इनमें अलग अलग पहले लोग रहते थे। जो अभी के लोग हैं ना वहाँ पे, उनसे पहले यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। पोलिनीशियंस, मेलिनीशियंस, माइक्रोनेशियंस, ठीक है। तो ये सब टाइप के लोग पहले वहाँ पे रहते थे, कम्युनिटीज़। दे अपील टू द गवर्नमेंट्स टू कम टू टर्म्स विद द कंटिन्यूस एक्जिस्टेंस ऑफ इंडिजिनियस नेशंस एज एंड्योरिंग कम्युनिटीज़ विद एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन। अब यही इन लोगों की, ये आप हमारा इंडिजिनियस पीपल्स की हमेशा से एक और ऑब्जेक्टिव रहता है कि इनकी जो खुद की आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व, लेट देम प्रिजर्व इट, ठीक है, कि वो बचाए रखने दो यार उनको, वरना तो सारा कल्चर इनका खत्म हो जाएगा, सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो एक्सटिंक्ट होने से रोको, ठीक है। ये इनके गवर्नमेंट से इनकी डिमांड रहती है, ऑब्जेक्टिव रहता है, या मांग कुछ भी रहती है। सिंस टाइम्स इमेमोरियल इज देयर फ्रेज। ये लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा से रहते आए हैं, हमें खुली छूट थी, है ना, जंगल से हमेशा सारे इनके थे। तो वो इनका वो रहता है। द वर्ल्ड व्यूज ऑफ इंडिजिनियस सोसाइटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर। अब हम देखते हैं कि ग्लोबली वर्ल्ड ओवर ये एक सिमिलैरिटी दिखती है हमें। इंडिजिनियस सोसाइटी जितनी भी है ना वहाँ पे, या फिर जिनको हम लेबल कर रहे हैं इंडिजिनियस सोसाइटी, उनके कुछ कॉमन ट्रेड्स हैं। उनके कॉमन ट्रेड्स बीइंग कि जो लैंड को लेकर उनका जो व्यू रहा है, या उनका जो बिहेवियर है लैंड को लेकर, एंड द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉलोड इन दोज लैंड्स, वो सारे सिमिलर दिखते हैं हमको। सो आर स्ट्राइकिंगली सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू द लैंड एंड वेराइटी ऑफ लाइफ सिस्टम सपोर्टेड बाय इट। जो लैंड वहाँ पे जो भी ऑक्यूपाई करते थे, और उस पर जो आपकी लाइफ उसके हिसाब से जो सूट करती है, तो वो हम देखते हैं कि इनका हमेशा सिमिलर है। एंड दे ऑलवेज आर इन ट्यून विद द फॉरेस्ट लाइफस्टाइल, ठीक है। तो फॉरेस्ट लाइफस्टाइल के अगेंस्ट नहीं है। जो हमारा मॉडर्न परसेप्शन है ना कि फॉरेस्ट वाला लाइफस्टाइल, तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। दैट इज़ नॉट सिविलाइजेशनल बिहेवियर। इनके हिसाब से दैट इज़ नॉट द केस। इनके हिसाब से वी लिव इन, इनके हिसाब से दे लिव इन, हमें फॉरेस्ट के लाइफस्टाइल के साथ इन ट्यून होकर जीना चाहिए, ठीक है। तो वो उनका लाइफस्टाइल है। नाउ मोस्ट ऑब्वियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ इंडिजिनियस पीपल क्या है? इट्स द लॉस ऑफ लैंड। अभी हमने बात करी ना, लैंड के बेसिस पे तो सब कुछ चल रहा है, विच ऑल्सो मीन्स द लॉस ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स बेस। अब लैंड नहीं होगा तो फिर अपनी इकोनॉमी, अपना जो भी कैसे चलाएंगे वो सब, है ना। तो लैंड नहीं हुआ तो इनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। कैन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बी इंजॉयड विदाउट इट्स अटैचमेंट टू द मीन्स ऑफ फिजिकल सर्वाइवल? दिस क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है, कि कैन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं लोग विदाउट इट्स अटैचमेंट टू द मीन्स ऑफ फिजिकल सर्वाइवल?
इन इंडिया द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिजिनियस पीपल इज यूजुअली अप्लाइड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपके, अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, इट डजंट नेसेसरली मीन इंडिजिनियस, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वी विल ट्रीट देम एज द सेम। तो शेड्यूल्ड ट्राइब इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है, और इसमें ढेर सारी आपको क्या मिल जाएगी, वेराइटी अलग अलग टाइप के होंगे, डाइवर्सिटी मिलेगी, बस ये एक कॉन्स्टिट्यूशन लेवल आ जाता है हमारा। और ये जो जो ऐसे ढेर सारे जो ग्रुप्स हैं ना, दे वर फ्री टू एक्सेस फॉरेस्ट, एक्सेस लैंड एंड फॉरेस्ट अप टिल कब तक, ब्रिटिश राज, मतलब कॉलोनियलिज्म जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो ये इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, बट जैसे ही कॉलोनियलिज्म जो स्टार्ट हुआ ना हमारा, फिर जो इनकी फ्रीडम है ना उसको थोड़ा सा थ्रेट आने लग गया, क्योंकि फिर वो इनका जो लाइफस्टाइल था वो डाउन होने लग गया, बिकॉज कॉलोनियलिस्ट ने आके इनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली, है ना। तो ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री है। फॉर सेंचुरीज इफ नॉट मिलीनिया दे हैड फ्री, हाँ ये हमने पढ़ लिया। ऑल्दो they enjoy a constitution protection and political representation, they do not have much of benefits of developments of the country। अब कहने को क्या रखा है कि हाँ रिप्रेजेंटेशन है, बट क्या हम कह सकते हैं कि इनको फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या है इनको, या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनकी है कोई? इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें बहुत सारी हमने बातें कर रखी हैं कि इनको राइट्स मिलने चाहिए, बट इनमें से वी सी रियलिटी क्या है, ये तो आइडियलिज्म हो गया ना, ये तो आइडियल्स हो गए कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होगी, बट रियलिटी शोज अस कि इनमें से कुछ भी इनके लिए नहीं है, ठीक है। ये बड़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ बन के रह गई हैं, और एक्सप्लोटेशन ही हो रहा है इनका, और एक्सटिंक्शन के नौबत आ गई है इनकी। तो in fact they have paid a huge cost for development since they are the single largest group among the people displaced, ठीक है। अब इन्होंने ह्यूज कॉस्ट पे करी है, इवन दो कहने को कहा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बड़ा इनके लिए है ना वो सब कर रखा है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, बट दैट इज़ नॉट द केस। वाई? बिकॉज दे आर पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट। क्यों? क्या डिस्प्लेस हो रहे हैं ना हर जगह। अब डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट का तो डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, और जब डेवलपमेंट होती है तो इनको क्या करा जाता है, डिस्प्लेस करा जाता है, इनको भगा दिया जाता है, इनके लैंड से, अपने खुद के लैंड से इनको भगा दिया जाता है। आउटसाइड वर्ल्ड से इनका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं, जिसकी वजह से इनको स्किल्स वगैरह नहीं होती, उसकी वजह से बेसिकली कहाँ होने लग जाते हैं, एक्सटेंट होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, या एक्सप्लॉइट होने लग जाते हैं ना, तो वो बहुत ही बुरा होता है इनके साथ ट्रीटमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट सिंगल लार्जेस्ट आइडेंटिटी दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। Issues related to the rights of indigenous communities have been neglected in domestic and international politics for a very long time। अब वही देखते हैं, हमेशा से निगलेक्ट करा गया इनके टॉपिक को। 1970s के अराउंड ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स अमंग इंडिजिनियस लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अरोज अ सेंस ऑफ कॉमन कंसर्न एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। तो कॉमन आइडेंटिटी एक फॉर्म होती है इन 1970s, जब अलग अलग इंडिजीनियस लीडर्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, उनको दिखता है कि अच्छा हम लोग का तो सेम ही बिहेवियर है, हम लोग सेम ही हमारा स्ट्रगल था, तो उसकी वजह से वो अपने कॉमन एक्सपीरियंस की वजह से दे कम टुगेदर, और फिर क्या फॉर्म होता है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल कब फॉर्म होता है? ये इन 1975, ठीक है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल 1975 में फाउंड होता है ये, एंड सब्सिक्वेंटली द फर्स्ट ऑफ 11 एनजीओज, और भी जाके एनजीओज वगैरह बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर इंडिजीनियस पीपल, जिनका यूएन में कंसल्टेटिव स्टेटस है। और फिर हम बाकी का अब ये सब हम विल स्टडी इन चैप्टर 7, ये कंटिन्यू वहाँ पे होगा, ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर है हमारा। सो यहाँ पे फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बहुत लंबा चैप्टर था, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। अच्छा, अगर आपको इस एनसीईआरटी सीरीज़ की और वीडियोस एक्सेस करनी है तो वो प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप देख सकते हो उसको जाके। क्लास 12 की एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी प्लेलिस्ट है, सबके 3-3 पार्ट्स हैं। इस वाली वीडियो के मैंने सोचा कि इसको एक वन शॉट में कर देते हैं, तो इसलिए लंबी बहुत होगी, अदरवाइज मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ यूजुअली वीडियोज़ को। सो वो आप देख सकते हो जाके, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, या मर्जी है तुम लोग जो करना कर लो, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर नंबर, लास्ट वाला चैप्टर हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर। तो थैंक यू, बाय।